अगर आप आने वाले किसी भी एसएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूइंग। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के जितने भी एरर डिटेक्शंस के सवाल थे उनका डिटेल्ड एनालिसिस। जल्दी से कॉपी निकाल लो और नंबर्स डाल लो 1 to 106। 106 सवाल हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे के सारे एमटीएस 2023 के पूछे हुए सवाल है। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। कुछ बहुत ही अच्छे सवाल है, वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड एक कंजंक्शन है। तो पहला क्लॉज हम यहां मानते हैं, लिखा है आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज। जो वर्ब इसमें यूज किया गया है कवर्ड, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। एंड कंजंक्शन आगे, इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स। ये इंटरव्यूड का सब्जेक्ट कौन है, आई ही इंटरव्यूड का सब्जेक्ट है। बार बार लिखना अवॉइड कर रहे हैं हम, तो यहां लिखा हुआ है इंटरव्यूड, विच मीन्स ये भी वर्ब का दूसरा फॉर्म है। और अगेन हमारा जो सेंटेंस का टोन है वो पास्ट है। विच अलाउ मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स विथ माई रीडर्स। लिखा हुआ है विच अलाउ मी। जो थर्ड वर्ब सेंटेंस में आया है वो है अलाउ, जो वर्ब का पहला फॉर्म है और कौन से टेंस को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें एरर क्या है, तो एरर आपके सामने लिखा है। सेंटेंस में कुल मिला के 3 वर्ब थे। पहला वर्ब पास्ट टेंस में था, दूसरा वर्ब पास्ट टेंस में था और तीसरा प्रेजेंट टेंस में। ऐसे क्वेश्चन हमने टेंस में बहुत सॉल्व किए हैं। अलाउ के जगह पे क्या होगा, अलाउड होगा। हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करें। ठीक है, एक बार मैं हिंदी बता दूं। सेंटेंस का हिंदी ये था कि मेरे पूरे करियर में एज अ जर्नलिस्ट मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टोरीज कवर किए थे। पास्ट की बात है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स का इंटरव्यू किया था, पास्ट की बात है। जिसने मुझे अलाउ किया था, ताकि इस चीज के लिए अलाउ किया था कि मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकूं और मेरी जो इंसाइट्स है, मेरी जो समझ है, वो अपने रीडर्स के साथ में साझा कर सकूं। तो ये सारी घटना पास्ट की है। मैंने कवर भी जो स्टोरीज करी थी वो पास्ट में करी थी। इंटरव्यू भी मैंने पास्ट में किया था। जिसने मुझे पास्ट में अलाउ किया था, इसलिए हम अलाउ को हटाकर यहां पर अलाउड करेंगे। बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। लिखा है हरीश सेज, प्रेजेंट टेंस, वर्ब का पांचवा फॉर्म। कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। लिखा हरीश सेज दैट, कंजंक्शन, हिज सिस्टर सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब का पांचवा फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। मतलब यहाँ पे टेंस का तो कोई एरर नहीं है, 2 वर्ब थे, दोनों प्रेजेंट टेंस में है। लव्स टू प्ले हारमोनियम, लव्स टू प्ले हारमोनियम। कॉपी पे एक नोट डालना और लिखना, वेन रेफरिंग टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जब भी हम कभी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल द शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो आमतौर पर, यह हर केस में लागू नहीं होता, पर आमतौर पर हमें उसके आगे द का एप्लीकेशन चाहिए होता है, विच मीन्स हम उसके पहले द अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द पियानो, द गिटार, द वायलिन, और हमारे क्वेश्चन में था द हारमोनियम। यहां लिखा है हरी सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले द हारमोनियम। एरर ये है, हारमोनियम के पहले हमें एक डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे नोट्स आपको आज के क्लास में मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल क्यूइंग ऑफिशियल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वीडियो पब्लिक होने के 24 घंटे के अंदर इसका पीडीएफ आ जाता है, विथ एनोटेशन भी, विदाउट एनोटेशन भी। आप इसको डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं अपनी भाषा में, जिसमें आपको ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, all these things happen, all these things happen, थिंग्स यहां का सब्जेक्ट है, हैपन वर्ब का पहला फॉर्म है जो कि प्लूरल होता है और प्रेजेंट टेंस होता है। जो कि थिंग्स प्लूरल था इसलिए हैपन बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। बिकॉज यहां का कंजंक्शन है शी यहां का सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। डू नॉट, हमें हमारा एरर मिल गया है। डू V1 है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज किया जाता है। हम कभी नहीं कहते कि ही डू नॉट प्ले, हम हमेशा कहते हैं ही डज नॉट प्ले, राइट। सो यहां पे शी सब्जेक्ट था जो कि सिंगुलर था, हमें जो वर्ब चाहिए वो भी सिंगुलर चाहिए। हम क्या करेंगे, डू को हटाएंगे और यहां पे डज करेंगे। ठीक है,
लिखा है ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज शी डज नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स। ये जो पे हीड है ना, ये एक ईडियम है, एक मुहावरा है, तो इसका मीनिंग मैंने अलग से यहां लिख दिया है। पे हीड एज एन ईडियम इज एन ईडियम दैट मीन्स टू पे अटेंशन और टू लिसन टू समथिंग और समवन, किसी चीज की और ध्यान देना, किसी की बात सुनना, उसको पे हीड कहा जाता है। ठीक है, चूंकि ये ऑलरेडी एसएससी ने पूछ रखा है अपने ईडियम्स में, तो मैंने नीचे एक नोट डाल के लिख दिया है। अगेन जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इसका नोट्स बना लेना प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 4, the boy told his mother that he saw the most tall giraffe at the zoo। बहुत ही आसान सवाल। the boy told his mother, ये पहला क्लॉज है, that यहां से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, he saw the most tall giraffe। देखो, जब भी आपको टॉल को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो, कौन सा डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसका सुपरलेटिव? टॉलेस्ट बनाएंगे। जैसे कि लॉन्गेस्ट बनता है, जैसे कि लार्जेस्ट बनता है। एक्चुअली सुपरलेटिव दो तरीके से बन सकता है, या तो आप सुपरलेटिव किसी चीज को ईएसटी लगा के बना सकते हैं, या तो आप सुपरलेटिव मोस्ट लगा के बना सकते हैं। अब इसके बीच में बहुत सारे एरर्स बनते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम रूल कॉम्परेटिव पे भी लगता है कि आप या तो ईआर लगा के बना लो या तो मोर लगा के बना लो। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल बोल रहा हूं, पर मैं आपके लिए उसको ब्रेक डाउन कर दूंगा, आसान भाषा में समझा दूंगा। जब आप कभी सिंगल सिलेबल वर्ड की बात करते हो, मतलब ऐसे शब्द जिनमें सिंगल सिलेबल है, सिलेबल का मतलब होता है कि आपने बोलते हुए उस शब्द को कितनी बार तोड़ा, उसको सिलेबल कहा जाता है। तो सिंगल सिलेबल जो वर्ड्स होते हैं, आमतौर पर उनके आगे ईआर या ईएसटी लगाया जाता है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव यूज करने के लिए। जब आप किसी सेंटेंस में डबल सिलेबल या दो से ज्यादा सिलेबल की बात करते हो, तो वैसे केस में उसमें मोर या मोस्ट लगाया जाता है, उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करने के लिए। जगह की कमी है तो मैं क्लीन कर रहा हूं यहां पर। अब देख लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैंने आपको कहा कि टॉल का टॉलेस्ट बना, तो जरा इस बात को समझना। जब मैं कह रहा हूं टॉल, ठीक है, कितने सिलेबल है इसमें? सिलेबल एक ही है, क्योंकि आप इसको तोड़ नहीं सकते। आप इसका उच्चारण ऐसे नहीं कर सकते कि टा और ऑल, ऐसे नहीं बोल सकते ना, टॉल होता है। लेकिन जब अगर मैं कभी ब्यूटीफुल बोलूंगा, अगर मैं कभी ब्यूटीफुल बोलूंगा, तो क्या ये एक बार में बोला जा सकता है? नहीं, इसे तोड़ना पड़ता है। ब्यूटीफुल मतलब अगर मैं सिलेबल्स काउंट करूं, हालांकि ये ठीक काउंटिंग नहीं है, पर अगर मैं सिलेबल्स काउंट करूं तो मोटा मोटा जो लिटरेचर बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है वो ऐसे समझो कि इसको मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ा है, मतलब सिलेबल ज्यादा है। अगर मैं एक देसी तरीके से समझाऊं तो शब्द लंबा है, लंबा शब्द है तो उसमें ईआर और ईएसटी आमतौर पर नहीं लगाया जाता, मोर या मोस्ट लगाता है। यही रीजन है कि टॉल को टॉलर या टॉलेस्ट कहा जाता है कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में, जबकि हम जब ब्यूटीफुल की बात करते हैं तो उसमें मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये रीजन समझ में आया। अब अगर मैं वापस अपने एरर पे आऊं, तो यहाँ मोस्ट टॉल लिखा हुआ है, मोस्ट टॉल बोल के कुछ नहीं होता। आप अगर सुपरलेटिव करना चाहते हो तो उसको टॉलेस्ट बोलो, सो मोस्ट टॉल की जगह पे टॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो ये प्लान कैसे काम नहीं किया। बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल। जहां पे भी नोट्स बना रहे हो, कॉपी पे एक नोट डालना और नोट डाल के लिखना, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। एक्सप्लेन समथिंग टू समवन क्या है मीनिंग समझना। एक्सप्लेन एक डाई ट्रांजिटिव वर्ड है। डाई ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसे वर्ब्स जो दो ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है। इसके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसको आप इसके इमीडिएट बाद लिखते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको आप प्रेपोजिशन के बाद लिखते हो। एक्सप्लेन समथिंग टू समवन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी, मतलब जिस चीज को एक्सप्लेन करोगे उसको इसके इमीडिएट बाद लिखेंगे, और जिस व्यक्ति को इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर रहे हो आप, उसको प्रेपोजिशन के बाद लिखेंगे। सो ये लिखाता है एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी, विच मीन्स एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। आ जाओ अब एरर पे। एरर क्या था? लिखा हुआ था प्लीज एक्सप्लेन, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है, तो लिखा है प्लीज एक्सप्लेन मी, मुझे ही एक्सप्लेन कर दो, मुझे ही एक्सप्लेन कर दो कि प्लान कैसे काम नहीं किया। नहीं, मुझको एक्सप्लेन करो, विच मीन्स मेरे सामने समन होके मुझे एक्सप्लेन करो। इसका मतलब यह है कि एक्सप्लेन
टू मी होगा। जैसा मैंने बोला था, जब इंसान की बात होगी, समवन इंसान के लिए यूज किया जा रहा है, तो प्रीपोजिशन लगेगा उसके पहले। तो क्या होगा, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। अब मान लो यहां लिखा होता प्लीज एक्सप्लेन अ प्लान, तो हम लिखते प्लीज एक्सप्लेन अ प्लान टू मी। ठीक है, मतलब इंसान की जिक्र करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल टू, उसके पहले प्रीपोजिशन टू आएगा, और जिस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है वो एक्सप्लेन वर्ड के तुरंत बाद आएगा। अब क्या एक्सप्लेन इकलौता वर्ड है जो ये रूल फॉलो करता है? नहीं साहब, अकेला ऐसा वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारे एरर्स बनते हैं इनसे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वर्ड है सजेस्ट। सजेस्ट को अगर आप इनकरेक्ट फॉर्म देखो, जो एग्जांपल मैंने लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है कि सजेस्ट मी अ गुड बुक, मुझे एक अच्छी किताब सजेस्ट करो। तो ध्यान देना, यहां पे इंसान ये है और चीज ये है। तो अभी हमने कैसे पढ़ा था, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, सेम चीज है सजेस्ट समथिंग टू समबडी। तो क्या होगा, सजेस्ट समथिंग जो चीज है, सजेस्ट अ बुक, टू प्रीपोजिशन टू मी। सेम डिस्क्राइब के साथ, डिस्क्राइब मी द पेंटिंग, तो सही क्या होगा, डिस्क्राइब द पेंटिंग टू मी। यही चीज इंट्रोड्यूस के साथ भी है, एक्सप्लेन के साथ भी है, अनाउंस, रिपोर्ट, प्रपोज और पॉइंट आउट। ठीक है, आप इसको इत्मीनान से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, या जब आप डाउनलोड कर लोगे टेलीग्राम चैनल से तो देख लेना, नोट्स भी बना लेना। कॉन्सेप्ट जो था मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। अमेरिका में ज्यादातर जो लोग हैं वो अंग्रेजों को अच्छे से बोल सकते हैं। मैं अंग्रेजों को क्यों बोल रहा हूं, अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं। आपने जब इसके आगे द लगा दिया और इसे जब आपने द इंग्लिश बोल दिया ना, इसका मतलब आप अंग्रेजी की नहीं अंग्रेज की बात कर रहे हो। मतलब जो लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं ना, उन्हें द इंग्लिश कहा जाता है, और इंग्लैंड में जो बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, उसको इंग्लिश कहा जाता है। यही लॉजिक लगता है फ्रेंच और द फ्रेंच के ऊपर। अगर आपको ध्यान हो तो एरर सीरीज का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सीजीएल और सीएचएसएल 2023 का पेपर एक्सप्लेन किया था, वहां पे मैंने इस पे बेस्ड 2-3 सवाल बताए थे, जहां पे मुझे याद आ रहा है पुअर, द पुअर, रिच, द रिच, इन सबका डिफरेंस मैंने बताया था। ये स्लाइड भी आपको याद हो, अगर आपने वो क्लास देखा है, नहीं देखा है तो देख लेना। यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। जो बातें अभी मैंने यहां बोली वो चीज यहां लिखी है कि इंग्लिश का मतलब होता है भाषा, द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लैंड में रहने वाले लोग। फ्रेंच एक भाषा का नाम, आप उसके आगे द लगा दोगे, इसका मतलब होगा फ्रांस में रहने वाले लोग। ठीक है, तो आंसर क्या था यहां पे, द नहीं होना चाहिए। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल, नॉट द इंग्लिश वेल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। शी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट, इम्प्रेसिंग एवरीवन। उसने जो डांस रूटीन था वो बहुत ही अच्छे से मतलब परफॉर्म किया और उससे सब लोग इंप्रेस हो गए। ठीक है, आ जाओ, सब्जेक्ट क्या था, शी, परफॉर्म्ड क्या है, वर्ब, द डांस क्या है, ऑब्जेक्ट, डांस रूटीन एक्चुअली पूरा, परफेक्ट। परफेक्ट अगर हम लोग इसके एक्चुअल सेंस में देखें तो एक एडजेक्टिव होता है, राइट। और हम लोग ये चीज समझते हैं अच्छे से कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए आएगा या प्रोनाउन के लिए आएगा। इसका मतलब है अगर अभी सेंटेंस का कंटेक्स्ट देखें तो शायद ये परफेक्ट शी के लिए आ रहा है, पर अगर ऐसा है तो फिर हमें ये लिखना चाहिए था कि शी इज परफेक्ट, क्योंकि हम उन्हें परफेक्ट कह रहे हैं। उन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक एडजेक्टिव जो होता है वो या तो एक नाउन को या तो एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। पर ये सेंटेंस का मीनिंग तो बन नहीं रहा। सेंटेंस का मीनिंग ये बन रहा है कि डांस रूटीन उन्होंने परफॉर्म किया, और ये कैसे परफॉर्म किया का जवाब दे रहे। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या तरीका था काम करने का, मैंने बोला एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि हम जो शब्द यहां लगाना चाह रहे हैं वो परफॉर्म्ड को एक्सप्लेन करने के लिए होगा, परफॉर्म्ड को मॉडिफाई करने के लिए होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं उन्होंने डांस रूटीन कैसे परफॉर्म किया। इसका मतलब यह है कि जो वर्ड आएगा वो परफॉर्म्ड को क्वालिफाई करना चाहिए, और परफॉर्म्ड एक वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने की क्षमता क्या एक एडजेक्टिव में है? नहीं, एडजेक्टिव में नहीं। किसमें है? एडवर्ब में। इसका मतलब हमें यहां एडजेक्टिव मिल रहा है, हमें एक एडवर्ब चाहिए। अब हम एक एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल रूल है, एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा दो, वो एडवर्ब बन जाता है। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए इसके। इसका मतलब यह है कि हम अगर परफेक्ट के आगे एलवाई लगा के परफेक्टली बना ले तो हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब यह है कि शी
performed the dance routine perfectly, impressing everyone. Question number 8. Perhaps my family visit the Taj Mahal next month. शायद हमारी फैमिली जो है वो अगले महीने ताजमहल विजिट करेगी. देखो, जब भी आप किसी फ्यूचर इवेंट की बात करते हो, आने वाले घटना की बात करते हो, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना. इसको दो तरीके से बोला जा सकता है. पहला तरीका और कॉमन तरीका, आप इसके आगे विल प्लस बेस फॉर्म लगा दो और ये फ्यूचर में हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच टुमारो, मैं कल पढ़ाऊंगा. दूसरा, आप इसके साथ V1 या V5 लगा के भी इसको फ्यूचर दिखा सकते हो, बशर्ते ये एक फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए. ठीक है, और ये बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में, या ऐसे बोलो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन मंडे. अब आप बोलोगे सर ये कम्स तो हैबिचुअल एक्शन है ना. ये हैबिचुअल एक्शन है. हैबिचुअल एक्शन तो होता ही है V1 V5. उसके अलावा ये एक और काम करता है, अगर कोई चीज का शेड्यूल फिक्स्ड हो तो वहां पे भी हम लोग V1 या V5 यूज करते हैं, पर ये बहुत फॉर्मल सेंस में यूज किया जाता है. आप आगे चल के किसी एग्जांपल में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये बता दिया. ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट हमारे क्वेश्चन से नहीं था. अब देख लो यहाँ पे एरर क्या था. लिखा हुआ मैं परहैप्स, शायद, माय फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ. अब ये जो एडवर्ब यहां यूज किया हुआ है टाइम का, नेक्स्ट मंथ, ये क्या बता रहा है कि घटना कौन से टेंस में जानी चाहिए थे, फ्यूचर टेंस में जानी चाहिए थी. अब हम इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. या तो हम बोले कि परहैप्स माय फैमिली विजिट के जगह पे परहैप्स माय फैमिली विल विजिट. एक तो ये चेंज कर सकते हैं. दूसरा, अगर हम कह रहे हैं कि ये मेरा एकदम फिक्स शेड्यूल है और हमें इसे प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, फिर भी इसमें एरर है. क्या एरर है? सब्जेक्ट क्या था? माय फैमिली. फैमिलीज नहीं, फैमिली. इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था. अगर हम प्रेजेंट टेंस में भी रखना चाहते हैं तो हम विजिट बोलेंगे कि विजिट्स बोलेंगे. ऑब्वियसली विजिट्स बोलेंगे. तो आप प्रेजेंट में रखो या फ्यूचर में रखो, किसी भी हिसाब से एरर है. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ बनाते चलो. क्वेश्चन नंबर 9. हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो. ठीक है, लिखा हुआ है हरीश टोल्ड मी. हरीश यहाँ का सब्जेक्ट है, टोल्ड यहाँ का वर्ब है. अगर हम देखें, ये टोल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. सो हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट कंजंक्शन है गौरव. सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट विल एक मॉडल है, और कौन से टेंस का मॉडल है? प्रेजेंट टेंस का. ये इसका मेन वर्ब है जो कि बेस फॉर्म में है, टुमारो टाइम. एरर क्या है? आपको पता है एरर क्या होगा. अगर यहां पास्ट है तो यहां पे भी पास्ट होना चाहिए, तो विल नहीं होगा. विल की जगह पे क्या होगा? वुड. तो सही आंसर है हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव वुड कम टुमारो. हालांकि इसमें एक वीक एरर और भी है. जब भी आप किसी घटना को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो, यहाँ टोल्ड देख के आपको लग रहा होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच. अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो टुमारो चेंज हो जाता है या तो फिर ऑन द मॉरो में या तो द नेक्स्ट डे. ठीक है, तो यहाँ टुमारो नहीं होना चाहिए था, द नेक्स्ट डे होना चाहिए था. एसएससी हमेशा ये गुंजाइश छोड़ती है कि लोग चैलेंज करें क्वेश्चन को, ताकि एसएससी पैसे कमा सके. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द मॉरो एक्चुअली होना चाहिए था, वो भी एक वीक एरर है इसमें. क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ेंगे. लिखा हुआ ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू मार्केट टू बाय अ लैपटॉप. सेम तरीके का सवाल है. ही टोल्ड मी, वर्ब का दूसरा फॉर्म, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है. दैट क्या है? कंजंक्शन है. ही क्या है? सब्जेक्ट है. गोज लिखा हुआ है, पास्ट कर दो, क्या बनेगा? वेंट. ही वेंट टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप. गोज के जगह पे वेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 11. ही वाज केयरफुलेस्ट व्हाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स. ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जो मैंने ब्यूटीफुल का एग्जांपल दिया. एक एडजेक्टिव है केयरफुल. मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी आपको नाउन एडजेक्टिव सब पता करना हो, तुरंत से फ्रेज बना. जैसे मैं कह रहा हूं, ही इज अ वेरी केयरफुल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होगा जी? स्टूडेंट नाउन होगा. अच्छा, स्टूडेंट कैसा है? केयरफुल है. इसका मतलब ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. क्वालिटी बता रही है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव. अच्छा, अगर हम लोग इसको, अभी तो फिलहाल ये पॉजिटिव डिग्री में, अगर हम इसको कॉम्परेटिव डिग्री में रखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? केयरफुलर. नहीं ना, इसके अगर आप सिलेबस देखो तो एक से ज्यादा है. छोटा शब्द तो है नहीं लॉन्ग और टॉल जैसा. इसका मतलब यह है कि हमें इसको जब भी कॉम्परेटिव करना हुआ तो हम मोर यूज करेंगे, सुपरलेटिव करना हुआ तो मोस्ट यूज करेंगे. यहाँ क्या लिखा होता है? ही वॉज केयरफुलेस्ट. केयरफुलेस्ट नहीं होगा, ही वॉज द मोस्ट केयरफुल. द भी लगेगा, ये सुपरलेटिव डिग्री है. द मोस्ट केयरफुल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा सवाल.
लिखा है सूद वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी क्वालिटीज विच कैन बी अट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स। लिखा हुआ है अ सूद वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी। एक शांत करना आवाज। मैं शांत करना आवाज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सूद एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। देख लो यहां पे लिखा है, चूंकि नया वर्ड था तो मैंने नीचे एक मार्क करके लिख दिया, नोट डाल के लिख दिया। सूद का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समवन फील काम और लेस वरीड। किसी को चिंता से मुक्त करना या किसी को शांत करना, उसको सूद कहा जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि सूद वॉइस मस्ट कन्वे। हमें हमारा एरर मिल चुका है। क्या एरर है आप अभी तुरंत बताओगे। मैं एक फ्रेज लिख रहा हूं, थोड़ा सा सोचना इस बारे में कि ये सही है कि गलत। मैं कह रहा हूं कि अ टीच मैन। क्या ये सेंटेंस सही है? अटपटा नहीं लग रहा पढ़ने में? अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि ये जो मैन है ये नाउन है, ये टीच जो है ये वर्ब है, कहीं से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर आप इसकी कोई क्वालिटी बताना चाहते हो तो आप यहां वर्ब यूज करोगे कि आप एडजेक्टिव यूज करोगे? ऑब्वियसली आप एक एडजेक्टिव यूज करोगे। यहां पे जो लिखा था अ सूद वॉइस, ये तो वर्ब था, इसके आगे पहले हम अ नहीं लगा सकते। और दूसरा, अगर हम वॉइस को ही क्वालिटी बताना चाह रहे हैं कि उसकी आवाज कैसी थी, उसकी आवाज शांत करने वाली आवाज थी, इसका मतलब यह है हमें एडजेक्टिव चाहिए। अगर हमें एडजेक्टिव चाहिए तो सूद का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। सूद का एडजेक्टिव सूदिंग होता है। सूदिंग का मतलब होता है शांत करने वाला। सो है आंसर अ सूदिंग वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटेंस। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया है ये एरर कि यहां सूद नहीं होगा, सूदिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 13. It is commonly believed that democracy is the best form of the government. It is commonly believed, which means ऐसा आमतौर पर माना जाता है। That conjunction है, democracy subject है, is linking verb है। Democracy is the best form, best superlative है, उसके आगे the लगा हुआ है, form यहाँ का noun है, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। Of the government मिल गया एरर। यहाँ the क्यों यूज कर रहे हैं? हम तो गवर्नमेंट के जनरल सेंस की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोई ना कोई सरकारें हैं, कोई ना कोई सरकार है, उसमें से डेमोक्रेसी बेस्ट है। हम यहाँ पे द क्यों यूज करें? क्या हम किसी खास सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं ना, द यहां से हटेगा। क्वेश्चन नंबर 14. गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइंड टास्क। मतलब गलतियां ना हो इसके लिए आप गार्ड करो। कैसे गार्ड करोगे? केयरफुली चेक करो जो भी असाइंड टास्क है उन्हें। सो लिखा है गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स। बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं। लिखा है गार्ड ओवर। गार्ड ओवर नहीं होता, गार्ड अगेंस्ट होता है। आप किसी चीज के खिलाफ ही तो गार्ड करोगे, किसी चीज के ऊपर थोड़ा ना गार्ड करोगे। सो गलतियां ना हो उसके खिलाफ गार्ड करो। सो इट इज गार्ड अगेंस्ट मिस्टेक्स, नॉट गार्ड ओवर मिस्टेक्स। ठीक है, एक दो चीजें और इसमें मैं बता देता हूं चूंकि आ गई बीच में। बाय प्रेपोजिशन है। मैंने पहले बोला था कि प्रेपोजिशन जो होगा उसके बाद हमेशा कोई ना कोई आईएनजी वाला जेरेंड आएगा, अगर कोई नाउन नहीं आ रहा तो, अगर कोई वर्ब का फॉर्म आ रहा है तो। इस वजह से यहाँ पे चेकिंग लिखा हुआ। अब चेकिंग एक है तो ये फाइनाइट वर्ब ही ना, तो इसके लिए ये एडवर्ब आ रहा है। ठीक है, सो बाय केयरफुली, और ये टास्क नाउन था, ये असाइंड उसका एडजेक्टिव था, इन केस आप अलग अलग करके लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15. दे हैड 2 bedrooms among them. उनके पास 2 bedrooms थे। वन फॉर द गर्ल्स एंड वन फॉर द बॉयज। एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए। लिखा है दे हैड 2 bedrooms। जब हम दो की बात करते हैं तो हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? बिटवीन। जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तब हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? अमंग। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अमंग नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? बिटवीन होना चाहिए था। सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 16. इफ यू विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम। ये क्वेश्चन मैंने कई दफा करवाया है आपको। मैंने तब आपको यह भी सिखाया था कि अगर किसी सेंटेंस में इफ हो, व्हेन हो, एज सुन एज हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, बाय द टाइम हो, है ना, एज सुन एज हो गया, ऐसी चीजें जब भी हो तो इनके साथ कभी विल के फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता। ना विल का इस्तेमाल होगा, ना वुड का इस्तेमाल होगा, ना इनसे बने किसी चीज का इस्तेमाल होगा। दूसरा, किसी भी सेंटेंस में हम लगातार दो क्लॉज में फ्यूचर के इवेंट्स की बात नहीं करते।
एक को प्रेजेंट में रखना पड़ता है। सो लिखा है कि इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम। ये हिंट है कि सेंटेंस में एरर है। एरर ये है कि यहाँ पे भी विल और यहाँ पे भी विल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हमें एक विल को हटाना पड़ेगा। हम कौन सा विल हटाएंगे? जो इनमें से किसी शब्द के बाद आया है। इनमें से किसी शब्द के बाद मतलब इफ के बाद आया है, आप इसे यहां से हटा दीजिए। अब हमने जब इसे यहां से हटा दिया तो हमें इसे सुधारना भी पड़ेगा, सिर्फ हटाने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर हमने विल यहां से हटा दिया तो क्या लिखा है कि इफ इट कम अर्ली। ही सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब V5 होगा, विच मीन्स होना चाहिए इफ इट कम्स अर्ली। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। AI फिक्शन इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जेनर। AI फिक्शन जो है वो एक लगातार बढ़ता हुआ एक जेनर है। जेनर मतलब नाउन, जेनर मतलब किसी चीज का फॉर्म, किसी चीज का स्ट्रक्चर। इवॉल्विंग मतलब बढ़ता हुआ, एडजेक्टिव है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एडवर्ब है। सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जेनर दैट गिव्स किसके लिए आ रहा है? जेनर के लिए। गिव्स अस एन पीक। मिल गया एरर, हम लोग अ पीक बोल सकते हैं, एन पीक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वावेल का साउंड चाहिए, यहां कॉन्सोनेंट का साउंड है। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टिकल्स वी फेस्ड, के जितने भी सेटबैक्स और ऑब्स्टिकल्स हमने फेस किए उसके बावजूद आवर टीम वी फेस्ड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फेस्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, हम सेंटेंस को पास्ट टेंस में लिख रहे हैं। आवर टीम रैलीड टुगेदर, टीम सब्जेक्ट था, रैलीड यहां पे यूज किया हुआ दूसरा वर्ब है, जो कि वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स, अचीव्ड यहां का तीसरा वर्ब है, ये भी वर्ब के दूसरे फॉर्म में, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। विच टीच अस, टीच यहां का चौथा फॉर्म है, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये वर्ब का पहला फॉर्म आया है, और ये कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में। क्या हमें एरर मिल गया है? ये पास्ट, ये पास्ट, ये पास्ट, तो ये भी पास्ट। सो विच टीच अस नहीं होगा, विच टॉट अस होगा, जिसने हमें सिखाया, ये घटना पास्ट की है। क्वेश्चन नंबर 19, दैट करियर कॉम्पिटिशन वॉज द डिफिकल्टेस्ट एग्जाम। फिर से मिला एरर। डिफिकल्ट एक ऐसा शब्द है जिसे आप जब कॉम्परेटिव करेंगे तो उसे मोर डिफिकल्ट कहते हैं, और जब सुपरलेटिव करेंगे तो उसे मोस्ट डिफिकल्ट कहते हैं, ठीक है। सो डिफिकल्टेस्ट नहीं होगा, मोस्ट डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, a lot of adulterants are chemicals that can lead to n range of health problems। लिखा है n range of health problems। n range पॉसिबल है क्या? ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, n कैसे यूज करेंगे? गलत है, होना क्या चाहिए था? a range of health problems। बहुत बार जब मैं बोलता हूं ना कि होना क्या चाहिए, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रूल को लगा के उसका सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है। दैट डजंट मीन कि केवल यही एक सोल्यूशन है। कुछ बच्चे कमेंट में बहुत बार लिखते हैं कि सर ये वाला नहीं, ये वाला। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। मेरा पर्पस जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं तो ये होता है, पहला तो मैं आपको एरर कहां है वो बताऊं, और दूसरा कि वो ग्रामर का रूल रिवाइज करवा दूं जो रूल इस पे अप्लाई हुआ है। सोल्यूशन क्या होगा वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। 99.9% मेरे सोल्यूशन करेक्ट होंगे, एक आधा में कभी कभार मिस हो जाता है मेरे से, आई एडमिट मिस हो जाता है बहुत बार, क्योंकि बहुत बार रूल्स बताते हुए ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या बोल गया, ठीक है। तो उस चीज को अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत बोला है, आपको सही पता है, तो आप कमेंट में बता देना कि ये होगा, एंड आई एक्सेप्ट एंड आई अपोलोजाइज कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस ना बड़े बार एग्जाम में पूछा। हार्ड और हार्डली के बीच का डिफरेंस बहुत बार पूछा। हार्ड मतलब होता है कठिन, हार्डली मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। इसी तरीके से बहुत बार लेट और लेटली के बीच में डिफरेंस पूछा। लेट मतलब होता है देर, लेटली मतलब होता है हाल ही में। इसी तरीके से ये सवाल जो है ये हाई और हाईली का है। अब देखो मजेदार बात ये है कि हार्ड और हार्डली दिखते एक जैसे हैं, और ऐसा लगता है कि हार्ड के आगे अलवाई लगा के हार्डली बना दिया गया, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, इनका अपना अलग मतलब है। इसका मतलब है कठिन, इसका मतलब है बहुत मुश्किल से। जमीन आसमान का फर्क है दोनों। लेट मतलब देर, लेटली मतलब हाल ही में, जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरीके से हाई के आगे एलवाई लगा के जब हाईली बनाया गया तो ये दोनों दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। आइए सीखते हैं ये क्या है। देखो हाई जो है ना वो एडजेक्टिव जैसा भी यूज होता है और एडवर्ब जैसा भी यूज होता है। इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना आप कॉपी पर। हाई जब एडजेक्टिव जैसा यूज हो
तो उसका मतलब होता है ऊंचा। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग इज वेरी हाई, बिल्डिंग बहुत ऊंची है। ही हैज हाई एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस नाउन है तो उसके लिए हाई एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में माउंटेन। तो ये जब एडजेक्टिव जैसा यूज होता है इसका मतलब होता है ऊंचा। जब इसका यूज एडवर्ब जैसा होता है तो ये किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए या लेवल बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे द प्लेन फ्लू हाई इन द स्काई, ये प्लेन के उड़ने का लेवल बता रहा है। शी कैन जंप रियली हाई, ये उसके जंप का लेवल बता रहा है। अब देखो मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि ब्यूटीफुल के आगे हम जब एलवाई लगाते हैं तो वो ब्यूटीफुली बनता है, जो कि एक एडवर्ब होता है। पर हाई के आगे एलवाई लगा के हम हाईली बना रहे हैं, हालांकि हो एडवर्ब भी रहा है, पर इसका मतलब ब्यूटीफुल से कुछ लेना देना ब्यूटीफुली का है, हाई से कुछ लेना देना हाईली का नहीं है। हाईली अपने आप में एडजेक्टिव भी है और हाईली अपने आप में एडवर्ब भी है। आ जाओ, अब हाईली का मतलब क्या होता है, होता तो ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज के ज्यादा हद तक होना, किसी चीज की औकात बताना, किसी चीज का लेवल बताना, उसको हाईली कहा जाता है। जैसे ही इज हाईली स्किल्ड इन मैथमेटिक्स, ये इसके स्किल का लेवल बता रहा है, इसके नॉलेज का लेवल बता रहा है। इसका डिस्टेंस या हाइट से कुछ लेना देना नहीं है, फिजिकल हाइट से कुछ लेना देना नहीं है। दिस मूवी इज हाईली रिकमेंडेड, मतलब मुझे इतनी पसंद आई कि मैं आपसे जिद कर रहा हूं इसको देख लो। इसका ऊंचाई या उसके पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली इज कि हाई एंड हाईली आर इंडिपेंडेंट वर्ड्स। हाई एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है पोजीशन बताना, ठीक है। पोजीशन मतलब फिजिकल पोजीशन बताना। हाईली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जब आप किसी चीज की का लेवल बता रहे हो, औकात बता रहे हो, आप ओपिनियन बता रहे हो, तो ऐसे केस में हाईली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो या टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी इसे पीडीएफ को पढ़ ले। अब देख लो एरर क्या था, लिखा हुआ है द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई। क्या ये गेंद की औकात बता रहा है या उसकी ऊंचाई बता रहा है? ऑब्वियसली उसकी ऊंचाई बता रहा है, तो हम यहां हाईली नहीं यूज करेंगे, हम यहां हाई यूज करेंगे। द बॉल आई किक्ड वेंट हाई इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। अब देखो आने वाला है एमटीएस का एग्जाम, तो फिर से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इन और ऑन पे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से इन और ऑन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक बार वंस एंड फॉर ऑल समझ लेते हैं। इस फिगर की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने लिया। देखो इन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के अंदर होते हो। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, मैं चेंज कर रहा हूं, ये एक बॉक्स है और ये जो दो किटन है, दो बिल्लियां हैं, ये इस बॉक्स के अंदर है। तो ध्यान देना फिजिकली इसके अंदर है ये दोनों। तो लिखा है द किटन्स आर इन द बॉक्स। तो इन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के अंदर फिजिकली होते हो। अब आ जाओ ऑन पे। ऑन का इस्तेमाल ऑन कहां किया जाता है, जब आप किसी चीज के सरफेस पे कुछ रखते हो या सरफेस पे होने की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल द मग इज ऑन द टेबल। ऑन क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर रखा है। तो ये जो सरफेस के ऊपर रखी हुई चीज है ना, इसके लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं द मग इज इन द टेबल, तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि इस टेबल को काट के या इस टेबल को फोड़ के, अगर ये कांच का मैं इसके अंदर रख दूं कप को, उसको बोलेंगे इन। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ ये डिफरेंस। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। तो मान लेते हैं ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला एक डस्टबिन है। मैंने आपसे पूछा कि तुम पेपर के टुकड़े को, ये रहा पेपर का टुकड़ा, ठीक है, मैंने आपको बोला कि तुम इसको डस्टबिन पे के ऊपर क्यों नहीं रख देते। ये कॉमन सेंस है ना कि ये डस्टबिन का अगर कवर है तो हम कवर पे गंदा थोड़ी रखेंगे, डस्टबिन के अंदर थ्रो करेंगे ना इसको। अगर अंदर थ्रो करेंगे तो उसको तो इन कहा जाएगा ना, ऑन थोड़ा ना कहा जाएगा। तो क्या बोलेंगे, व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर इन द डस्टबिन, या इनटू द डस्टबिन भी हो सकता है, क्योंकि यहां थ्रो टर्म का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो आप इन भी कर सकते हो, इनटू भी कर सकते हो, इनटू को प्रीफर करना। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लूंगा, I will have been joining a team of astronauts and preparing to embark on a mission to Mars. Embark एक नया वर्ड यहाँ पे आया, embark एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को बोर्ड करना, मतलब किसी गाड़ी में बैठना, ट्रेन में बैठना, रॉकेट में बैठना, उसको एम्बार्क कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लूंगा, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग। देखो विल हैव बीन का इस्तेमाल कहां किया जाता है,
विल हैव बीन प्लस बी फोर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आराम से समझना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जब आप ये कहना चाहते हो कि फ्यूचर के किसी वक्त पर आप कितने टाइम से ये काम करते आ रहे होंगे। जैसे मान लो अभी 8 बजे, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि रात के 9 बजे मैं आपको 1 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूंगा। अभी 8 बजे हैं और मैं कह रहा हूं कि रात के 9 बजे मैं आपको 1 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूंगा। तो ये जो रात का 9 बजे है, ये तो फ्यूचर की बात है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे 1 घंटे से कोई काम चलता आ रहा होगा, इसी को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 2030 में मैं 20 सालों से पढ़ाता आ रहा हूंगा। हम बैठे हैं 2024 में, मैं बात कर रहा हूं 2030 की, तो फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं कह रहा हूं कि 20 साल से तब कोई काम चलता आ रहा होगा, तो ऐसे केस में वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स बाय 2030। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है फ्यूचर के किसी टाइम पे कोई काम कंटिन्यू होता आ रहा होगा। अब जरा इसी लॉजिक को हम लोग इस क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लूंगा, मैं ज्वाइन करता आ रहा हूंगा टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को। ये सही है या गलत है? ज्वाइन करता आ रहा हूंगा मतलब ये क्या कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? बार बार ज्वाइन करते आ रहे होगे। और दूसरा, यहां कहां ऐसा कोई प्रूफ है कि यह घटना पास्ट में स्टार्ट हुई चलते हुए फ्यूचर तक पहुंच गई? क्या कहीं पे फॉर का इस्तेमाल किया गया टाइम बताने के लिए? क्या कहीं पे सिंस का इस्तेमाल किया गया या फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया टाइम बताने के लिए? कहीं नहीं। इसका मतलब हम इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते। किस में लिख सकते हैं? कहना क्या चाह रहा था कि जब मैं कंप्लीट कर लूंगा अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम, तब मैं ज्वाइन करूंगा। तो आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग क्यों लिखे? या तो हम लिखे इसको आई विल ज्वाइन, एज सिंपल एज दैट, कि मैं करूंगा। या आपको बहुत चूल मच रही है कि मुझे सर ज्वाइनिंग ही लिखना है, तो विल बी ज्वाइनिंग लिख लो। तो क्या बोलेंगे? आई विल बी ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब यार अगर यूजफुल कंटेंट लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे कोई ड्रामा नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई होती है। 2-2 घंटे लंबे वीडियोस आएंगे, उसमें बीच में मैं 5 मिनट भी कभी बात नहीं करूंगा। 20-25 वीडियो में डाल चुका, उसमें से शायद ही किसी मैंने बात किया होगा 2 मिनट से ज्यादा। ठीक है, वो 2 मिनट भी आपके लिए यूजफुल इंस्ट्रक्शंस होता है, मैं बात नहीं करता। मेरा टाइम, आपका टाइम, मैं दोनों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जिसको सीरियस कंटेंट चाहिए एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेंबर हो ऑलरेडी चैनल के, तो प्लीज इसे थोड़ा शेयर करना। ठीक है, रीच बढ़ेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, चैनल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, द वेदर इज कोल्ड टुनाइट देन इट वाज यस्टरडे। क्या आप यहाँ पे देन देख पा रहे हैं? देन हम कहां यूज करते हैं आमतौर पर? जहां पे हम कंपेयर करते हैं। क्या यहाँ पे कंपैरिजन की गई है? हाँ, कंपैरिजन की गई है। किसकी कंपैरिजन है? वेदर की। कौन कौन सी 2 चीजों की कंपैरिजन है? टुनाइट और यस्टरडे। मतलब आज भी ठंडी है, कल भी ठंडी थी, आज ज्यादा ठंडी है। ऐसे केस में जो भी एडजेक्टिव हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो लिखा है द वेदर, वेदर तो नाउन है, सब्जेक्ट है यहाँ का, इज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, कोल्ड, कोल्ड एडजेक्टिव होता है ना, कोल्ड ड्रिंक, सो ड्रिंक इज नाउन, कोल्ड इज एडजेक्टिव। अभी मैंने क्या बोला? हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे। सो कोल्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कोल्डर होना चाहिए। द वेदर इज कोल्डर टुनाइट, आज ज्यादा ठंडी है, देन इट वाज यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 25, आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेसिडेंस एज यूजुअल। आमतौर जैसा हमेशा मैं करता हूं, मैं न्यू ईयर पे सेलिब्रेट करूंगा अपने पुराने रेसिडेंस पे। हम इसको 2-3 तरीके से सुधार सकते हैं। विल के बाद हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, विच मीन्स हम यहां क्या लिख सकते हैं? आई विल सेलिब्रेट। ठीक है। दूसरा, अगर आपको इसे कॉन्टिन्यूअस में ही रखना है तो आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा विल प्लस बी प्लस V4 का, जिसका मतलब है फिर हमें लिखना पड़ेगा विल बी सेलिब्रेटिंग। आपकी मर्जी, आप कैसे लिखना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 26, अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। अब देखो, ये एक फ्रेज का एरर है और आमतौर पर ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पकड़ पाते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में ये सब याद रखना। ठीक है, और एमटीएस का पेपर है पर लेवल काफी अच्छा है।
क्या लिखा हुआ था? अर्लियर, पहले, ही वॉज फीलिंग बेटर, वो ठीक महसूस कर रहा था, बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड। अब देखो, टुक अ टर्न फॉर द बैड को एक्सप्रेशन नहीं, द एक्सप्रेशन फॉर द बैड इज इनकरेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। द स्टैंडर्ड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, जो स्टैंडर्ड इडियम है, वो है फॉर द वर्स। टेक अ टर्न फॉर द वर्स का मतलब होता है सिचुएशन का डिटेरियोरेट हो जाना, सिचुएशन का और खराब हो जाना। तो यहाँ पे लिखा था बट द थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द बैड, मतलब चीजें और खराब हो गई, तो यहाँ पे फॉर द बैड नहीं होगा, टुक अ टर्न फॉर द वर्स होगा। ठीक है, और वर्स कहां से आया? बैड का ही कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है, जिनको नहीं पता। ठीक है, फ्रेज का एरर है, अच्छा सवाल है, नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 27, संजना रब्ड हर आईज हार्डली, मैंने पहले भी बताया है आज ही के वीडियो में। हार्ड का मतलब होता है जोर से, कठिन। हार्डली बहुत मुश्किल से, रेयरली ना के बराबर। तो लिखा है कि संजना ने अपनी आंखें ना के बराबर रगड़ी, ना के बराबर रगड़ी, बहुत जोर से रगड़ी। सो संजना रब्ड हर आईज हार्डली नहीं, संजना रब्ड हर आईज हार्ड। क्वेश्चन नंबर 28, my relatives shall have reached अमृतसर by now। देखो, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली पूछना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि बहुत पहले इंग्लिश में ना शैल और विल के बीच का एरर जो है, वो जो मतलब शैल और विल के बीच का जो डिफरेंस है, वो ब्लर हो चुका है, खत्म हो चुका है। पर ठीक है, पूछा ऐसे नहीं तो कुछ कर नहीं सकती। एरर ये है कि यहाँ पे शैल नहीं होगा, इसकी जगह पे विल होना चाहिए। एक बार देख लो दोनों में अंतर क्या होता है। शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ किया जाता है, और विल का इस्तेमाल इसको छोड़कर बाकी जितने भी प्रोनाउन या सब्जेक्ट्स बचते हैं, नाउन बचते हैं, उन सबके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट या प्रोनाउन या नाउन बचेंगे, उन सबके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये ओल्ड इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग हर जगह पे विल टिकाते हैं, विच मीन्स आई विल होता है, वी विल होता है, मॉडर्न इंग्लिश में सब जगह विल लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये पूछना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, पूछ लिया। अब क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, और मैं जानता हूं कमेंट बॉक्स में आएगा कि सर शैल का इस्तेमाल हमने बहुत सारे थर्ड पर्सन के साथ भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चों को सेकंड पर्सन में यू शैल लिखा हुआ मिला है। ठीक है, किताबें पढ़ोगे या द हिंदू पढ़ोगे तो बहुत बार आपको लिखा हुआ दिखेगा कि द गवर्नमेंट शैल। तो वहां पे ना एक डाउट दिमाग में आता है कि ये क्या हुआ। तो एक बार हम लोग शैल का यूज थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं है, पर आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, अगर आपको कहीं सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल मिलता है, समझ जाना वो फॉर्मल या लीगल कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। जैसा मैंने बोला, ये बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश है, ये आमतौर पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। तो जब कभी आप कोई लीगल सेंटेंस देखोगे ना, जो डीड्स में लिखा होता है या जो कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है, तो वैसी जगहों पे आपको बहुत बार थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल मिलेगा। जैसे shall is often used in legal documents, contracts and formal regulations to indicate mandatory actions or obligations, कि करना ही पड़ेगा वो दिखाने के लिए shall का इस्तेमाल होता है। जैसे the tenant, tenant renter को कहते हैं, भाड़ेदार को tenant कहा जाता है। The tenant shall pay rent on the first day of each month, जो भाड़ेदार है, जो tenant है, जो renter है, उसे rent हर बार, हर महीने पहली तारीख को देना है। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है जो कि लगाई जा रही है कि करना ही पड़ेगा, इसलिए यहां पे शैल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ रेंटर और अ टेनेंट, जो मकान मालिक होते हैं और जो भाड़ीदार होते हैं, उनके बीच में जो भी करार होता है, उस लीगल डॉक्यूमेंट में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब अगर कहीं सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ आपको शैल लिखा हुआ मिले, तो सबसे पहली बात हो कि वो फॉर्मल या लीगल कंटेक्स्ट है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ यूज होता है, ये तो यूज ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तीसरा भी वही है कि जब कभी आप ऑफर या सजेशन लगाओगे फर्स्ट पर्सन के साथ, तो वहां पे शैल या विल का इस्तेमाल होगा। ये वाली चीज आपको कंफ्यूज कर सकती थी, वो मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम अगेन आप डाउनलोड करेंगे, नोट्स बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द न्यू रेस्टोरेंट ऑन द मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन। अभी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि एक रेस्टोरेंट है मेन स्ट्रीट में, वो पुराने वाले से ज्यादा सस्ता है। सो ज्यादा सस्ता है को हम चीप बोलेंगे क्या? चीप नहीं बोल सकते, ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देन का इस्तेमाल किया है, तो हमें चीपर बोलना पड़ेगा। सुपरलेटिव में चीपेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग गुड माइट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, लिखा हुआ है कि किसी होटल में रात में अकेले रुकना एक बहुत ही अकेलेपन की संभावना है, कि तुम बहुत अकेले हो जिंदगी में,
A night alone in a hotel can be a lonely prospect. प्रोस्पेक्ट एक नाउन होता है, जैसा यहां पे भी लिखा हुआ है। जब आप इसको प्लूरल करेंगे तो यह बन जाएगा प्रोस्पेक्ट्स। अगर आप किसी चीज को प्लूरल कर सकते हैं, इसका मतलब वो चीज काउंटेबल है। और एक रूल है, कई बार हमने इसका एरर किया, किसी भी सेंटेंस में किसी भी काउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर नहीं लिख सकते। अगर आप किसी काउंटेबल नाउन को लिखना चाहते हो और सिंगुलर में लिखना चाहते हो तो हमेशा उसके साथ आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट, नहीं, कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट। हमें कोई ना कोई आर्टिकल यहां पे लगाना पड़ेगा। ये वही वाली बात है कि ही इज बॉय, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बॉय एक काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर में नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, ये सिंगुलर में अगर आएगा तो ये अकेले नहीं आएगा, इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल हमें लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, वी आर लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। ऐसे क्वेश्चंस टेंस में हमने बड़े करे कि फॉर और सिंस अगर कहीं लगे और इसके बाद अगर कोई टाइम या एडवर्ब ऑफ टाइम आए तो ऐसे केस में ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है। जिसका मतलब ये है, यहां पे लिखा था वी आर लिविंग, जो कि कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, ये गलत है। हम प्रेजेंट टेंस में रखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा वी हैव बीन लिविंग। कोई घटना जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई चलती हुई प्रेजेंट तक आती। क्वेश्चन नंबर 32, डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल यस्टरडे। हर बार जब मैं एरर्स कराता हूं ये वाला क्वेश्चन आता ही है। समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में अगर आप डू, डज या डिड यूज करोगे तो इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो डिड हर फ्रेंड वेंट टू नहीं होगा, डिड हर फ्रेंड गो टू स्कूल यस्टरडे होगा। नेक्स्ट, ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। याद करो हमने एक एरर किया था अजी, जिसमें मैंने ये बोला था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे आमतौर पर द का इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पे भी एक प्रूफ मिल रहा है ना, गिटार के आगे द लगा हुआ है, नहीं लगा तो हम यहाँ एरर कर सकते थे। एनीवेज, लिखा ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। दो लोगों में कंपैरिजन की जा रही है, किसमें किसमें, ही में और हिज ब्रदर। और क्या कहा जा रहा है कि दोनों गिटार बजाते हैं पर ये ज्यादा अच्छा गिटार बजाते हैं। ठीक है, अगर कोई ज्यादा अच्छा है तो ऐसे केस में हम उसके लिए गुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, हमें इसे कंपैरेटिव में यूज करना पड़ेगा, जिसका मतलब है हम इसको बेटर लिखेंगे। अगर हम सुपरलेटिव यूज करते तो हम बेस्ट लिखते। फिलहाल हमें कंपैरेटिव चाहिए, तो ही इज बेटर एट प्लेइंग द गिटार। क्वेश्चन नंबर 34, मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। फिर से वही बात है, वर्क्स हार्डली मतलब वो ना के बराबर काम करता है। ना के बराबर काम करता है तो सब उसका सम्मान क्यों करेंगे? सब उसका सम्मान तब करेंगे जब वो बहुत कठिन मेहनत करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, उसको वर्क्स हार्ड कहा जाता है, हार्डली नहीं। सो यहां पे हो जाएगा हार्डली के जगह पे हार्ड। क्वेश्चन नंबर 35, दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। जब हमारे डांस टीचर आए वो 1 घंटे से नाचते आ रहे थे। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि काफी अच्छा सवाल है ये। देखो हैड का इस्तेमाल कहां होता है, बड़े सारे बच्चों को ये पता नहीं हैड का इस्तेमाल कहां होता है। हैड को कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी आप कभी दो पास्ट के इवेंट्स की बात करोगे, जब भी आप कभी दो पास्ट के घटनाओं की बात करोगे, तो जो घटना पहले हुई है, जो घटना पहले हुई है उसमें हैड प्लस V3 लगेगा, और जो घटना बाद में हुई है उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा। तो पते की बात यह है कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर एक ही क्लॉज है तो वहां पे हैड का यूज अवॉइड करिएगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैड ईटन, ये आधा अधूरा सेंटेंस है। मुझे हमेशा दो घटनाओं का जिक्र करना पड़ेगा, एक को V2 में रखना पड़ेगा, दूसरे को हैड प्लस V3 में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन बिफोर यू केम, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका था। अब नोट करना, यहां पे दो पास्ट की घटनाएं हैं। पहला, मैं खा चुका था, दूसरा तुम आए। अच्छा, तुम्हारे आने से पहले ही मैं खा चुका था, इसका मतलब ये वाली घटना पहले हुई है, ये वाली घटना बाद में हुई है। क्या बोला अभी मैंने? बाद में जो होगा उसमें V2 लगेगा, तो यहां केम लिखा हुआ है। पहले जो होगा उसमें हैड प्लस V3 लिखा होगा, तो वो यहां पे लिखा हुआ है। आ जाओ अब सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लिखा है दे हैड बीन डांसिंग, एक हैड यहां पर है, फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। यार दोनों घटनाएं तो हैड में नहीं हो सकती ना,
क्योंकि एक घटना बाद में हुई होगी, दूसरी घटना पहले हुई होगी, तो हम दोनों में हेड कैसे लगाएंगे? जो घटना बाद में उसमें तो V2 होना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में बस ये डिसाइड करना है कि पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई, उस हिसाब से हम वर्ब का फॉर्म बिठा लेंगे। लिखा है कि दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, वो लोग डांस करते आ रहे थे जब हमारे डांस टीचर आए। मान लो हमारे डांस टीचर 8 बजे सुबह आए, तो मैं ये कह रहा हूं कि 8 बजे सुबह जब वो आए, उस तक मतलब उस पॉइंट तक 1 घंटे से डांस चलता आ रहा था, तो डांस तो 7 बजे शुरू हो गया होगा। तभी तो 8 बजे जब टीचर आए, तब मैं ये बात कर रहा हूं कि 1 घंटे से वो नाचते आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये घटना जो 7 बजे शुरू हुई वो फर्स्ट घटना है, वो पहले हुई है। तो ये वाली जो घटना है, दे हैड बीन डांसिंग, ये फर्स्ट घटना है, फर्स्ट इवेंट है। और जो टीचर आए, ये सेकंड इवेंट। अब बाय रूल ये है कि जो पहली घटना है उसमें हेड प्लस V3 लगेगा, जो दूसरी घटना है उसमें V2 लगेगा। तो ये दूसरी घटना है, इसमें V2 लगेगा। हम हेड अराइव को हटाएंगे और यहाँ पे V2 अराइव कर लेंगे। उम्मीद है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। लिखा है कि दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी कभी हम भोजन करने की बात करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट की बात हो गई, लंच की बात हो गई, डिनर की बात हो गई, और हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, किसी स्पेसिफिक भोजन की बात नहीं कर रहे कि आज उनके घर में खाना खाना है, वो खाना, ऐसा कोई सेंस नहीं। जनरल खाना खाने की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ आमतौर पर आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते। ठीक है, जैसे दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर ब्रेकफास्ट, नॉट दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। जबकि अगर हम किसी स्पेसिफिक रेफरेंस की बात करते हैं, हम किसी खास भोजन के वक्त की बात कर रहे हैं, हम किसी खास खाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वहां पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ समथिंग। द ब्रेकफास्ट सर्व्ड एट द होटल वाज एक्सीलेंट। यहां द ब्रेकफास्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम किसी खास ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं। कौन से ब्रेकफास्ट की? जो होटल में सर्व किया गया था। इसका मतलब यह है कि जनरल सेंस में हम यहां पे आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। यहां से द को हम हटा देंगे। सही आंसर है दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर ब्रेकफास्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड। ऑल टू ब्रीफ यहां लिख दिया मैंने, नया चीज था, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत कम समय तक हुई, जबकि उम्मीद थी कि वो ज्यादा समय तक होगी। तो लिखा हुआ है कि फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000, लिखा है कि बहुत कम समय के लिए 1980 के दशक में और 2000 के दशक में आवर वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस। यार आवर वर्ल्ड क्या होता है? दुनिया कितनी है? एक ही तो दुनिया है। अगर एक ही दुनिया है तो हम लोग उसके आगे आवर वर्ल्ड लगाएंगे कि द वर्ल्ड लगाएंगे? आवर वर्ल्ड मतलब कोई एक दुनिया, बहुत सारी दुनिया उसमें से कोई एक। यार एक ही तो दुनिया है, इसका मतलब द वर्ल्ड लगाएंगे ना। आंसर क्या होगा? द वर्ल्ड। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन 38, आई विल गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। मैं ऑलरेडी बता चुका, किसी भी सेंटेंस में मॉडल यूज करो तो उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म का यूज करो, राइट? तो क्या लिखा था? आई विल गोइंग, आई विल गोइंग नहीं, आई विल गो। नेक्स्ट, सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉइज गुड। ये मैंने पहले भी बताया है, गुड एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है। लिखा है सम प्राइवेट बैंक्स, सब्जेक्ट क्या है? बैंक्स। अगर हम अभी यहां गुड छोड़ देते हैं, इसका मतलब हम बैंक्स को अच्छा बता रहे हैं। जबकि सेंटेंस ये कह रहा था कि कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को अच्छी पेमेंट देते हैं। इसका मतलब ये जो वर्ड है, इससे एक्सपेक्टेड था कि ये पे को क्वालिफाई करे। अगर हम पे को देखें तो ये एक वर्ब है, इसे क्वालिफाई करने वाला वर्ड एक एडवर्ब होना चाहिए, एक एडजेक्टिव नहीं। इसका मतलब हम गुड को एडवर्ब बनाएंगे, एडजेक्टिव नहीं। अब गुड को के आगे एलवाई लगा के गुडली नहीं बनाया जाता, एक फिक्स्ड एडवर्ब है जो कि है वेल। सुना होगा बॉयज प्लेड वेल। इसका मतलब यह है, यहां पे क्या होगा? सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉइज वेल। क्वेश्चन नंबर 40, जया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास। जया सेड, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस, क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म है। दैट कंजंक्शन शी सब्जेक्ट, विल बिकम, विल बिकम के जगह पे क्या हो जाएगा? वुड बिकम। ठीक बात है। आगे, शेली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स। ध्यान देंगे एंड से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल है, तो आर यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। शेली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रिफर द लास्ट
यहां पे लास्ट का यूज नहीं किया जाएगा, यहां पे लैटर का यूज किया जाएगा। ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट पे। जब भी कभी हम दो लोगों की बात करते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम शेली और कीट्स की बात कर रहे हैं, पीबी शेली और जॉन कीट्स दो बड़े ही फेमस पोएट्स थे इंग्लिश लिटरेचर। तो हम शेली और कीट्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं कोई बात इनका नाम लेने के बाद, जैसे यहां पहले बोल दिया गया शेली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स, अब अगर मैं शेली की बात करना चाहता हूं तो मैं इनके लिए यूज करूंगा फॉर्मर, और अगर मैं कीट्स की बात करना चाहता हूं तो मैं इनके लिए यूज करूंगा लैटर। लास्ट जो टर्म है ना, लास्ट का इस्तेमाल किया जाता है जब आप दो नहीं दो से ज्यादा लोगों के बीच में लोगों का नाम ले और उस सीक्वेंस में किसी को लास्ट बोले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 10 पोएट्स का नाम लिख देता, 10 पोएट्स का नाम लिख देता और फिर मैं बोलता कि आई प्रीफर द लास्ट। इसका मतलब इस इन 10 में जो 10वें नंबर पर आ रहा है मैं उसको प्रीफर करता। तो बेसिकली बात यह है कि जब आप दो लोगों के बुक की बात करेंगे तो वहां पे जो चलेगा फॉर्म वो फॉर्मर और लेटर चलेगा। जब दो से ज्यादा की बात करेंगे तो पहले वाले को फर्स्ट कहा जाएगा, लास्ट आखिरी वाले को लास्ट कहा जाएगा। ठीक है, जो बातें मैंने बोली हैं वो यहां पे लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विक्रम इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन आई एम। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है और आपने पढ़ा होगा। देखो मच के साथ ना कॉम्पैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करो, या ऐसे बोलो कि कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ मच का इस्तेमाल करो। जबकि अगर आप पॉजिटिव डिग्री लिखना चाहते हो तो उसके साथ एडवर्ब के फॉर्म में आप वेरी का इस्तेमाल करो। नोट्स में लिख लो इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कह रहा हूं कि यू आर मच स्ट्रॉन्ग, यू आर मच स्ट्रॉन्ग, तो यह गलत होगा कि नहीं होगा? सही फॉर्म क्या है? यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। रीजन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इसके साथ वेरी लगेगा। अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्गर तो गलत है कि नहीं? ठीक है, सही फॉर्म क्या होगा? यू आर मच स्ट्रॉन्गर। रीजन बिंग ये कॉम्पैरेटिव डिग्री में। सो कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ मच का इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ एडवर्ब के लिए वेरी का इस्तेमाल। क्वेश्चन पे आता है, विक्रम इज वेरी स्ट्रॉन्गर, गलत है कि नहीं? ये कौन सा डिग्री में था? कॉम्पैरेटिव डिग्री में था, तो यहां पे वेरी नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? मच स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, अ ओल्ड वुमन सडनली लाफ। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एरर यहीं पे मिल चुका है। ओल्ड एक वोवेल के साउंड से शुरू हो रहा है तो इसके आगे एन लगेगा, एन ओल्ड वुमन। 44, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ टेस्टी केक। बहुत ही अच्छा सा, ये पहली बार है जब मैंने इतना टेस्टी केक खाया। अभी आपको सुनने में ठीक लग रहा होगा, हिंदी में बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, पर ये गलत है। क्यों गलत है? देखो दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहले तो ये इस देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आगे सेंटेंस पास्ट में नहीं होगा। 8 लिखा था जो कि V2 था, जिसका मतलब है ये पास्ट टेंस में था, तो आपको तो ये समझ जाना चाहिए था ये गलत है। दूसरा, जब आप कोई चीज पहली बार कर रहे हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो इसके साथ हम दो टेंस लिख सकते हैं। या तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं, कहने का मतलब है हम इसको ये लिख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ईटन सच अ टेस्टी केक। ये पहली बार है जब मैंने इतना अच्छा केक खाया है। खाया है मतलब काम खत्म हो चुका, अभी तुरंत खाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आई हैव ईटन। दूसरा, अगर आप अभी भी खा रहे हो, अपने एक टुकड़ा अपनी जुबान में डाला और फिर आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मैं पहली बार इतना अच्छा केक मैं खा रहा हूं, तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हो, और जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ईटिंग सच अ टेस्टी केक। बट प्रीफर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को करना। जब भी कभी दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द ओनली टाइम ऐसी चीजें होंगी तो हमेशा इस्तेमाल करना प्रेजेंट परफेक्ट का। तो एरर ये है, 8 नहीं होगा, इसके जगह पे हैव ईटन। क्वेश्चन नंबर 45, existentialism has a reputation for being angst-ridden and gloomy mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence। बहुत ही ज्यादा तगड़ा सवाल है, कहीं से भी एमटीएस के लेवल का नहीं। ठीक है, अब इसमें दो चार टफ वर्ड्स है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, angst-ridden, gloomy, ponder। तो हिंदी देख लेते हैं या मीनिंग देख लेते हैं रादर। देखो सबसे पहले लिखा है एग्जिस्टेंशियलिज्म, मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है ये जिसमें यह माना जाता है कि दुनिया का कोई मतलब नहीं। ठीक है, हर इंसान अकेले है और अपनी हर चीजों के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं।
कि हम जी नहीं रहे, हम बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा सोच जिसमें आप ये मानते हो कि इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है, हर इंसान अपने लिए जिम्मेदार है, इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। एक और शब्द आया है एंग्स्ट रिडन। एंग्स्ट मतलब गुस्सा होता है। तो जब आपके अंदर बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो, बेचैनी हो, ब्रीड हो, ब्रीड का मतलब होता है किसी चीज को लेकर बड़ी निराशा हो आपके अंदर। ठीक है, हालांकि ग्लूमी भी उसी को कहते हैं। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोचना। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ग्लूमी और पॉन्डर कई बार सिनोनिम में भी पूछ चुका है। तो यहां क्या लिखा था कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये रेपुटेशन है कि ये आमतौर पर दुख, पीड़ा, बेचैनी इनके साथ इनको जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका जोर होता है इसमें सोचने में कि जिंदगी कितनी मीनिंगलेस है। ठीक है, जिंदगी कितनी मीनिंगलेस है। बहुत ही तगड़ा एरर है, फिर से बोल, जहां ध्यान लेके जा रहा हूं वहां जाना। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, हैज आया है। ठीक है, हैज अ रेपुटेशन। फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद आईएनजी आना चाहिए, आ गया है। एंड ग्लूमी मोस्टली बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, इट्स एम्फेसिस ऑन प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है। द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस। मैं आंसर बोल गया, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या लिखा हुआ है? अगला 2 मिनट आपका दिमाग घुमा सकता है, पूरा ध्यान स्क्रीन पे। देखो क्या लिखा था, द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्या आप ये बात समझते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में किसी जगह पे आपने द का इस्तेमाल किया तो ये किसी ना किसी नाउन के लिए आएगा? ये बात समझते हैं आप? इसका मतलब यहां पे जो द लिखा हुआ है ये किसके लिए आया है? एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, नहीं, क्योंकि ये ऑफ एक प्रीपोजिशन था, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था, इसका मतलब इसके लिए तो नहीं आया। मैं क्यों नहीं बोल रहा मीनिंगलेस के लिए आया है? क्योंकि आपको पता है अगर किसी में सफिक्स लेस लगा हो तो ये एक एडजेक्टिव बनता है। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, ये जो लिखा है द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें ये ऑफ जो है ये तो प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फिर ये द किसके लिए आ रहा है? द तो हमेशा किसी ना किसी नाउन के लिए आता है। एक ही शब्द बच रहा है हमारे पास, मीनिंगलेस। अच्छा, इसमें लेस लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। प्रूव कर देता हूं, एक और वर्ड ले लो, शेमलेस, बेशरम। मैं कहता हूं ही इज अ शेमलेस पर्सन, बड़ा बेशरम इंसान है। पर्सन क्या है? नाउन। कैसा आदमी है? शेमलेस आदमी। इसका मतलब ये क्या होगा? एडजेक्टिव। प्रूव कर दिया कि लेस किसी में भी सफिक्स हो तो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये वाला क्या है? ये वाला एडजेक्टिव है। तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? हमें द तो नहीं चाहिए। पर अगर हम एडजेक्टिव, अगर हम यहां से द हटा देते हैं और हम मीनिंगलेस को रहने देते हैं, फिर भी तो ये गलत होगा। कैसे गलत होगा? अभी हमने शेमलेस लिखा था तो हमें उसके तुरंत बाद लिखना पड़ा कि इसका नाउन क्या है। हम अगर शेमलेस कह रहे हैं तो ये एडजेक्टिव का नाउन क्या है? हम किसे कह रहे हैं? तो अगर हम किसी चीज को मीनिंगलेस कह रहे हैं तो इसके बाद का नाउन क्या है? नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल इसी शब्द के साथ है। क्या झोल है? एक्चुअली यहां पे एडजेक्टिव नहीं, यहां पे एक नाउन आना चाहिए था, मीनिंगलेसनेस। ठीक है, मतलब यह है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एक का रेपुटेशन है कि वो एक निराशा को जन्म देता है, क्योंकि इसका एम्फेसिस है सोचने में। क्या सोचने में? ये भी यहां से भी बन सकता था कि पॉन्डरिंग। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है, तो हमें नाउन चाहिए। हम किसी भी एंगल से देखें, हमें यहां एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें यहां नाउन चाहिए। बहुत ही हार्डकोर कॉन्सेप्ट का सवाल था। अगर हमें नाउन चाहिए तो मीनिंगलेस नहीं होगा, मीनिंगलेसनेस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार फिर से बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा पजल हो गए होंगे स्टूडेंट्स। मैं क्या कहना चाह रहा था कि द मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे द आया है, द का इस्तेमाल किसी नाउन के लिए किया जाता है। मीनिंगलेस अपने आप में एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ एलईएसएस आया है, जो कि एक एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमें इसके बाद कोई नाउन चाहिए, नहीं मिल रहा। हम द हटा देंगे फिर भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इसको बना देंगे एक नाउन। उससे पॉन्डरिंग को भी ऑब्जेक्ट मिल गया, द आर्टिकल भी एक नाउन के लिए आ गया, और हमारा सेंटेंस भी सही हो गया। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही तगड़ा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 46, आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। देखो, इंफॉर्मेशन एक ऐसा शब्द है ना जिसे इंग्लिश में अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है,
माना जाता है कि आप सूचना को गिन नहीं सकते, आप इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते। आप जिस चीज को गिन नहीं सकते आप उसकी संख्या कैसे निश्चित कर सकते हैं? कभी आपने अ वाटर बोला है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसकी संख्या कैसे निश्चित करेंगे अ लगा के? इसका मतलब अ या एन का इस्तेमाल हम इंफॉर्मेशन के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसे अनकाउंटेबल माना गया है। सिमिलरली एक और एरर बनता है कि इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस कर देगा, गलत होगा, नहीं होगा। एक और एरर बनता है कि इसके आगे मैनी लगा देगा, गलत है, मच लगना चाहिए। और इन सबका रीजन बस ये है कि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अकेले इसका एरर नहीं है, बहुत सारे एरर्स पे बनते हैं। इसका आंसर क्या होगा? यहां से एन हटेगा। कौन कौन से एरर और बनते हैं मैंने वो सब कुछ यहां पे लिख दिया है। अगेन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सीनरी का सीनरीज नहीं होता, अनकाउंटेबल है। पोएट्री अनकाउंटेबल, मशीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, मनी, एविडेंस, इक्विपमेंट, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वेल्थ, ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा अनकाउंटेबल माने जाते हैं। इनके साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही इनके साथ कभी कोई आर्टिकल आएगा, और ये प्लूरल में नहीं कभी होंगे। अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्नीचर बहुत बार आया है एग्जाम में, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, सीनरी, पोइट्री, ये सब बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, मनी बहुत बार आया एग्जाम में। तो इस स्लाइड को अच्छे से याद कर लेना, नाउन चैप्टर का ही आपने पढ़ा होगा, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते। क्वेश्चन नंबर 47 पे पढ़ेंगे। द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ हर सन स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक। स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना। मदर ने एक्सक्लेम किया, जोर से चिल्लाई, जब उन्होंने देखा उनका बेटा जो रेस दौड़ रहा था वो रेस ट्रैक पे लड़खड़ा गया। लुक ही फेल्स। फॉल V1 होता है, फेल V2 होता है, फॉलन V3 होता है, फॉलिंग V4 होता है, और फॉल्स V5 होता है। अभी लिखा हुआ है यहां पे फेल्स, तो इन भाई साहब ने किया ये कि फॉल का जो V2 था, फेल, उसके आगे S लगा दिया। V2 के साथ S कैसे लगाएंगे? गलत है या नहीं है? फॉल्स होना चाहिए था। ठीक है, माफ कीजिएगा, फॉल्स भी नहीं होगा। ये गिर चुका ना, पास्ट होगा ना, फेल होगा, फॉल्स नहीं होना चाहिए, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन 48, he will come and receive you at the station when you will arrive। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूं। विल एक बार, विल दो बार। मैंने बोला कि फ्यूचर की दो घटनाओं के लिए दो बार विल का इस्तेमाल नहीं होता। कौन सा हटता है? जो कंडीशनल वर्ड व्हेन के बाद आया है, मतलब व्हेन यहां से हटेगा, मतलब व्हेन की वजह से यहां से विल हटेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डी में एरर है, यहां से विल हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट। मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व। मनीषा सब्जेक्ट है, सॉ यहाँ का वर्ब है, एन ओल्ड एलिफेंट ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन, उसके लिए प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व आया है। वाइल्ड कंजंक्शन है। शी सब्जेक्ट, वॉज पास्ट टेंस में है। ऑन सफारी टूर, मिल गया एरर, टूर प्लूरल करेंगे, टूवर्स, इसका मतलब ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था इस पे कि किसी भी सेंटेंस में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकते, हमें इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ता है, विच मीन्स ऑन सफारी टूर नहीं, ऑन अ सफारी टूर। नेक्स्ट, शी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। वो बहुत अच्छी है गिटार बजाने में और गाना गाने में। देखो, जब भी किसी इंसान के आप स्किल की बात करते हो और कहते हो कि वो उसमें अच्छा है, तो हमेशा उसको गुड एट समथिंग कहते हैं। नोट लिख लेना इसका कि हमेशा गुड एट समथिंग होता है। ठीक है, आमतौर पर हम गुड इन को प्रीफर नहीं करते। इज गुड एट क्रिकेट, इज गुड एट मैथमेटिक्स, सो लिखा है इज गुड एट समथिंग। शी इज गुड इन प्लेइंग नहीं होगा, शी इज गुड एट प्लेइंग होगा, एट प्लेइंग द गिटार, क्योंकि हमेशा गुड एट समथिंग यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, इन नेपाल द फूड इज मोर चीपर देन इन श्रीलंका। मोर कॉम्परेटिव डिग्री के लिए यूज किया जा रहा है, चीपर कॉम्परेटिव डिग्री के लिए यूज किया जा रहा है। गलत है या नहीं है? इस्तेमाल नहीं करेंगे मोर को, डायरेक्टली हम चीपर लिख सकते हैं। एज सून एज आई शैल विन द लॉटरी आई होप टू बाय अ फरारी। आज ही के वीडियो में हमने किया कि एज सून एज के साथ हम कभी विल या उसके फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। लिखा है एज सून एज आई शैल विन द लॉटरी, शैल हटा देंगे, सही सेंटेंस है एज सून एज आई विन द लॉटरी।
इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम। विल के चूंकि एक मॉडल है, इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सो इशिता विल प्लेइंग नहीं, इशिता विल प्ले। ये क्वेश्चंस ना मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं इनमें टाइम नहीं दे रहा। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि सर आप इतना कम बोलकर क्यों ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हो, इसलिए क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए। प्रीवियस वीडियोस मतलब आप प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे एक एरर सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं 2023 में हुए काफी सारे एग्जाम्स के एरर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसमें मैंने सीएचएसएल पढ़ाया है, 23 का जो भी एग्जाम हुआ था, सीएचएसएल का, सीजीएल का, सीपीओ का, स्टेनोग्राफर का, वो सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अभी मैं एमटीएस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उन सारे वीडियोस में ना मैंने इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने उसे देखा है, इसलिए मैं इतना स्पीड से गुजर रहा हूं। जो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। द ट्विन्स आर ऑफन टोल्ड, ये जो जुड़वा है इन्हें हमेशा ऐसा कहा जाता है, दैट दे आर रिजेंबलिंग ईच अदर, कि वो लोग एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। देखो, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसे क्वालिटीज होना या एक जैसा दिखना, इसको रिजेंबल कहते हैं। अब रूल ये कहता है कि रिजेंबल के साथ आप कभी आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है, ये एक स्टेट बताता है। जस्ट लाइक जैसे हेट का हेटिंग नहीं होता, लव का लविंग नहीं होता, होप का होपिंग नहीं होता, रिमेंबर का रिमेंबरिंग नहीं होता, ठीक उसी तरह रिजेंबल का रिजेंबलिंग नहीं होता। ये एक अवस्था, एक स्टेट है। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पाए तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि उनको हमेशा ऐसा कहा जाता है। तो क्या वो एक ही बार एक दूसरे के जैसे दिख रहे होंगे कि ये उनका परमानेंट सिचुएशन है कि वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं? अगर ये उनका एक परमानेंट स्टेट है तो किसी भी परमानेंट स्टेट को बताने के लिए हमेशा V1 या V5 का इस्तेमाल किया जाता है। इस लॉजिक से भी यहां पे दे आर रिजेंबलिंग नहीं होगा, क्या होगा? दे रिजेंबल। दे जो कि प्लूरल था इसलिए हमने रिजेंबल किया है। उम्मीद है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे बढ़ेंगे। लिखा है द यंगर डॉटर कनु प्रिफर डार्क चॉकलेट टू योगर्ट। लिखा हुआ है माय यंगर डॉटर कनु, ये एक ही व्यक्ति है, माय यंगर डॉटर, जिनका नाम क्या है? कनु, सिंगुलर। प्रिफर, कनु यहां का सब्जेक्ट था जो कि सिंगुलर था, उसके साथ लिखा हुआ है प्रिफर। प्रिफर वर्ब का पहला फॉर्म है जो कि प्लूरल है। क्या यहां पे सिंटेक्स का एरर है? बिल्कुल एरर है। अगर कनु सिंगुलर है तो वर्ब जो यूज करेंगे वो भी क्या होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था। प्रिफर नहीं होगा, इसके जगह पे प्रिफर्स होगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 56, दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव। उनके पास कम किताबें हैं जितनी मेरे पास हैं। लिखा हुआ है दे हैव लेस बुक्स। अच्छा, बुक्स यहां का नाउन है तो लेस यहां पे एडजेक्टिव हुआ। अब जरा देख लो लेस आया कहां से। पॉजिटिव डिग्री होता है लिटिल, कॉम्पैरेटिव डिग्री होता है लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। लिटिल एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगने वाला एडजेक्टिव है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यहां किसके साथ लगा रहे हैं? आप बुक्स के साथ लगा रहे हैं। एक तो किताबों को गिन सकते हैं, दूसरा आपने इसको एस लगा के प्लूरल किया, किसी को एस लगा के प्लूरल किया तो गिन के ही तो किया होगा, इसका मतलब बुक्स तो काउंटेबल होता है। तो इस सेंटेंस में एरर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल एरर है। क्या एरर है? अगर आप बुक्स बोल रहे हो तो फिर लेस मत यूज करो, फिर आप लिटिल का भाई यूज करो। क्या है इसका भाई? कौन है इसका भाई? फ्यू। काउंटेबल चीजों के लिए फ्यू, फ्यूअर कॉम्पैरेटिव डिग्री, और फ्यूअर्स जो इसका सुपरलेटिव डिग्री है, ये यूज किया जाता है। आप बोलना चाहते हो कि उनके पास मेरे से कम किताबें हैं तो आप यूज करो दे हैव फ्यूअर बुक्स देन आई हैव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 57, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज कमिंग आउट टू बी 2। 4 को जब आप 2 से भागा दोगे तो 2 आ रहा है। रहा है मतलब ये जो इज कमिंग यहां पे यूज किया गया है, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। और ये कहां यूज करते हैं हम लोग? किस सिचुएशन में? टेम्पररी सिचुएशन, ऐसी किसी चीज के लिए जो कि अभी हो रहा है। जब आप 4 को 2 से भाग दोगे और 2 आएगा, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक परमानेंट सिचुएशन है? या ऐसे बोले कि ये एक जनरल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिकल फैक्ट है, एक्सियम है। अगर आप एक जनरल फैक्ट की बात करोगे तो ये तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखना चाहिए, पढ़ा है हमने।
अगर सिंपल प्रेजेंट में लिखना चाहिए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 या V5, यही तो लगेगा। तो लिखा है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 इज कमिंग, गलत है या नहीं है? क्या होना चाहिए, 4 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, 4 को आपने भागा दिया 2 से, तो क्या आए, 2 आए। नेक्स्ट, शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, शी सब्जेक्ट है, वॉज यहां का वर्ब है, ध्यान दीजिएगा वॉज लिखा हुआ है जो कि पास्ट टेंस को डिनोट करता है। लेटर टू ग्रैंड मदर, व्हेन कंजंक्शन है, द पावर सब्जेक्ट है, गॉन आउट, गलत है, गॉन वर्ब का तीसरा फॉर्म। एक रूल है, हर एरर के सेट जब मैं कराता हूं तो उसमें आता है V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। कितनी बार हमने डिस्कस किया है, V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। तो यहां पे गॉन लिखा हुआ था, गलत है, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करते हैं, क्या कर सकते हैं, पास्ट करना है ना, V2 कर दो, V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंडमदर व्हेन द पावर वेंट आउट। क्वेश्चन नंबर 59, दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन सेवरल लैंग्वेजेस। लिखा हुआ स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया गया है बहुत सारी भाषाओं में। ध्यान रखेंगे, जब भी आप कभी किसी चीज को किसी चीज के ट्रांसलेशन की बात करते हैं या किसी चीज के कन्वर्जन की बात करते हैं, किसी चीज के स्टेट को बदलने की बात करते हैं, तो हमेशा वहां पे इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, इनका नहीं। इसको नोट डाल के लिख लेना, जब भी आप ट्रांसलेशन या कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमेशा वहां पे इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा है दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन सेवरल लैंग्वेजेस, सोल्यूशन है दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 60, द कोलेरा इज अ फ्राइटफुल डिजीज, फ्राइटफुल मतलब डरा देने वाला, कोलेरा जो है वो एक फ्राइटफुल डिजीज है। अच्छा, कोलेरा एक बीमारी का नाम है ना, जिसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी सुन लो। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, विच मीन्स इनके साथ कभी भी हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, खास करके प्रॉपर नाउन के साथ किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इनके साथ तो फिर भी हो जाता है, पर प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। ए एंड द में से कुछ भी नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, सो क्या लिखा हुआ है, द कॉलेरा इज अ फ्राइटफुल डिजीज, द नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। द वाइबल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कंफ्लिक्टिंग रियलिटीज। द वाइबल ऑफ लाइफ, वाइबल एक एडजेक्टिव है, आसान भाषा में हम इसे प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक है, किसी चीज का होना या ना होना प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं उसको वाइबल कहा जाता है। तो लिखा है कि द वाइबल ऑफ लाइफ, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, डिपेंड्स यहां का वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है, वाइबल। क्या आपने ये रूल सुना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या तो एक प्रोनाउन हो सकता है? इसका मतलब ये जो वाइबल लिखा हुआ है कहीं ना कहीं ये गलत होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप वाइबल को लिखोगे, चूंकि ये एक एडजेक्टिव है, तो आपको इसके इमीडिएट बाद इसका नाउन भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वाइबल ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको बोला कि मेरे पास दिन भर समय नहीं बचता, ऐसा करते हैं सुबह 4 बजे लाइव आ जाते हैं। फिर आप बोलोगे सर सुबह 4 बजे तो सोने का वक्त है, तो ये जो आप ऑप्शन दे रहे हो ये वाइबल ऑप्शन नहीं है। वाइबल क्या है, एडजेक्टिव, इसका नाउन क्या है, ऑप्शन। यहां पे लिखा था द वाइबल ऑफ लाइफ, ये वाइबल एडजेक्टिव है, इसका नाउन कहां है? गलत है ना, नहीं हो सकता। दूसरा, अभी मैंने बोला कि वाइबल एक एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव को सब्जेक्ट थोड़ा ना बना सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए। इसका मतलब ये वाइबल टर्म ही यहां पे गलत है, जो उसके पहले हमने मीनिंगलेसनेस वाला जो क्वेश्चन किया था, सेम यहां पे। तो सुधारेंगे कैसे, इसी को नाउन बना सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, द वायबिलिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ कितना प्रैक्टिकल होगा ये डिपेंड करता है कंफ्लिक्टिंग रियलिटीज के ऊपर। क्लियर, बहुत अच्छे सवाल है ये, एमटीएस के लेवल का सवाल है नहीं ये। 62, आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस बोलो,
और उसके बाद कोई एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दो। ऐसे केस में ये हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां लिखा होता आई शैल बी प्लेइंग, गलत है ना, होना क्या चाहिए था आई शैल हैव बीन प्लेइंग, अगर आप फ्यूचर में रखना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल ही में। मेरी गंदी आदत है कि मैं हाल ही में जाग जाता हूं कोई सेंस है? देर से जागता हूं ना, लेट बोलो। मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। कल इस वक्त तक मिस्टर शर्मा स्टेशन के लिए निकल चुके होंगे या स्टेशन छोड़ चुके होंगे। देखो, किसी भी सेंटेंस में आप जब वुड हैव प्लस बी3 का इस्तेमाल करते हैं ना, वुड हैव प्लस बी3 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उस सेंटेंस को कंडीशनल बना देता है। ठीक है? या फिर मैं ऐसे बोलूं कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता है, ये एक मनगढ़ंत सिचुएशन की बात करता है, काल्पनिक सिचुएशन की बात करता है जो कि हुई ही नहीं। कंडीशनल सेंटेंस में आपने ये पढ़ा हो, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता। अगर तुमने मुझसे पूछा होता, मैं तुम्हारी मदद करता। क्या तुमने मुझसे पूछा? नहीं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर पाया? नहीं। तो ये सिचुएशन पूरा का पूरा मनगढ़ंत है या नहीं, हाइपोथेटिकल है या नहीं, ये हुआ ही नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर तुमने मुझसे पूछा होता, कंडीशन था, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। क्या यूज किया है? वुड हैव। तो आमतौर पर जो वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताने के लिए। अब आ जाओ हमारे सेंटेंस पे वापस। क्या लिखा हुआ है कि कल इस वक्त तक मिस्टर शर्मा स्टेशन छोड़ चुके होंगे। क्या यहां पे कोई कंडीशन है कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा? क्या ये कोई काल्पनिक बात है? नहीं, एक फैक्ट है कि कल 9 बजे तक मान लो कि मिस्टर शर्मा स्टेशन छोड़ चुके होंगे, तो इसके होने की तो पूरी संभावना है। इसका मतलब यह है कि यहां पे वुड हैव लेफ्ट नहीं होगा, हम इसे शायद फ्यूचर में रखना चाह रहे हैं, कल इस वक्त तक हो चुका होगा, तो इसको विल हैव लिखो ना। फिर क्या होगा? मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 65, टेलर, रिचर्ड एंड फ्रांसिस। टेलर, रिचर्ड एंड फ्रांसिस, तीनों मिला के कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। प्लेज वर्ब का 5वां फॉर्म है। नंबर में ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। जब सब्जेक्ट 3 लोग थे, प्लूरल था, तो प्लेज कैसे होगा? V1 यूज होना चाहिए, जो कि प्लूरल में यूज होता है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? प्ले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट मोस्ट ऑफ अस वांट मोस्ट इज टू मूव फॉरवर्ड। हम में से ज्यादा लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। गलत है ना? एक्चुअली जो फ्रेज है वो है मोस्ट ऑफ अस, जिसका मतलब होता है ज्यादातर। ज्यादातर हम में से लोग जो सबसे ज्यादा चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। ठीक है? सो मोस्ट ऑफ अस नहीं होगा, ओएफ वाला ऑफ होगा। हालांकि इसमें एक एरर और भी है, वीक एरर है। इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में वीक है, ऐसे वीक नहीं है। व्हाट मोस्ट ऑफ अस वांट द मोस्ट होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे सुपरलेटिव डिग्री है। पर अगेन वही बात है, एसएससी मौका देती है कि तुम उसे 100 रुपए दो। 67, एज दे ड्रिवन। वर्ब क्या है? ड्रिवन। V1 क्या होता है? ड्राइव। V2 क्या होता है? ड्रोव। V3 क्या होता है? ड्रिवन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था किसी भी सेंटेंस में V3 या V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। यहां लिखा हुआ है एज दे ड्रिवन, एरर मिल गया, यहां ड्रिवन नहीं हो सकता। क्या होगा? आगे पढ़ने से पता चल जाएगा। एज दे ड्रिवन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन डाउन which they had walked past है। Lucius heard verb का दूसरा फॉर्म है, past है। The whistling of the night air in his ears। 2 ऐसे प्रूफ मिले हमें जिससे हमें पता चला सेंटेंस पास्ट में है, तो इसे पास्ट में रखो, V2 कर दो, क्या हो जाएगा? as they drove through the dark। 68, the platinum is a precious metal। प्लैटिनम एक मेटल का नाम है और ये प्रॉपर नाउन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रॉपर नाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता या किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अ म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशन।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिनको आप महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। म्यूजिक को मैं उसी कैटेगरी में रखूं। म्यूजिक को आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो पर छू नहीं सकते, इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने उसी नोट में बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं तो हम इनके नंबर को ए या एन लगा के सर्टेन कर सकते हैं क्या? ए या एन एक लूज फॉर्म है, एक लूज फॉर्म है किसका? वन का। इसका मतलब अ म्यूजिक या एन म्यूजिक हो सकता है क्या? एन तो खैर वैसे भी नहीं हो सकता कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, पर अ म्यूजिक भी होगा क्या? नहीं होगा। एरर ये है, यहां से हमें अ को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू द न्यू। बड़ा ही फेमस सवाल है, बहुत रिपीटेड सवाल है। जब भी आप किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो हमेशा उसके साथ बाय का इस्तेमाल प्रीफर किया जाता है, इन या ऑन का नहीं। तो क्या लिखा है? दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन, गलत है, होगा दे डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन। इन ट्रेन की जगह पे होगा बाय ट्रेन। 71, राधा विल हैव लर्न कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड। राधा खाना बनाना सीख चुकी होगी कब तक? जिस वक्त तक उसकी शादी होगी। क्या आपको इस सेंटेंस में दो बार विल दिख रहा है? एक यहां पे और दूसरा यहां पर। हम लोग ये रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में इफ हो, अगर किसी सेंटेंस में व्हेन हो, अगर किसी सेंटेंस में अनलेस हो, अनटिल हो, बाय द टाइम हो, एज सुन एज हो, तो ऐसे केस में इनके बाद वाले विल को हटा दिया जाता है। यहां पे बाय द टाइम लिखा हुआ था, मैंने बोला किसी सेंटेंस में दो बार विल का इस्तेमाल गलत है, नहीं हो सकता। एक विल हटेगा। कौन सा विल हटेगा? जो इन सारे वर्ड्स के बाद आ रहा हो। तो इन सारे वर्ड के बाद कौन सा क्लॉज है? शी विल हैव मैरिड। हम यहां से विल को हटा देते हैं, तो क्या शी हैव मैरिड बोले? फिर भी गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं? लिंकिंग वर्ब लगा देते हैं, इसीलिए क्योंकि मैरिड एक एडजेक्टिव है, हमें यहां एडजेक्टिव ही रखना था, तो हम एक लिंकिंग वर्ब गेट लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम शी गेट मैरिड। ठीक है, एरर है सेकंड पार्ट। 72, आई हैव सीन अ मूवी ऑन स्कूलिंग यस्टरडे। बहुत सारे लोग यहां एरर करेंगे कि सर स्कूल का स्कूलिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है, स्कूल का स्कूलिंग होता है। यह भी एक नाउन है, ऑन एक प्रीपोजिशन था, इसके बाद नाउन चाहिए था, इसलिए स्कूलिंग लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको मैं मोटा मोटा एक वर्ड में बता दूं तो फॉर्मल ट्रेनिंग को स्कूलिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी को अगर डांट चाहिए हो ना तो कहते हैं ही नीड सम स्कूलिंग, उसको थोड़ा डांट की जरूरत है, उसको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, सो स्कूलिंग वर्ड एग्जिस्ट करता है, ये एक नाउन है, इसको एरर मत कर देना। एरर क्या था? बहुत ही सिंपल एरर था। यहां पे यस्टरडे टर्म यूज किया गया है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कहीं पे यस्टरडे लिखा हो या फिर लास्ट डे लिखा हो, लास्ट वीक लिखा हो, तो ये सारी चीजें हमेशा V2 में लिखी जाती हैं। ये सारी चीजें हमेशा पास्ट के इवेंट को शो करती हैं, और सेंटेंस का जो टेंस होगा वो हमेशा V2 में लिखा जाएगा, वर्ब के फॉर्म को। लिखा है आई हैव सीन, एरर है, हैव सीन नहीं होगा, V2 होना चाहिए। क्या होगा? आई सॉ। नेक्स्ट, दिस इज द एल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोला आर्किटेक्चर इन इंडिया। ये चोला आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। मैं बड़ा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एल्डर टर्म का इस्तेमाल कहां किया जाता है? एल्डर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जो सिबलिंग्स में, भाई बहन में सबसे बड़ा हो। शायद यहां पे ये ओल्डर या ओल्डेस्ट टर्म यूज करना चाह रहा था, जिसका मतलब होता है सबसे ज्यादा पुराना, जिसमें आप टाइम की बात करते हैं। सो एल्डर या एल्डेस्ट नहीं होगा, ओल्डर या ओल्डेस्ट होगा। यहां पे चूंकि सुपरलेटिव डिग्री में है तो हम यहां एल्डेस्ट हटा के ओल्डेस्ट कर देंगे। यहां पे भाइयों की या रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही थी। आगे, द ब्लू इज अ ब्यूटीफुल कलर। अगेन ब्लू जो टर्म है ये एक प्रॉपर नाउन है। एक ही तरीके का बहुत सारा सवाल है। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले द आर्टिकल नहीं आना चाहिए, हटा दिया। ब्लू इज अ ब्यूटीफुल कलर। यू शैल रिपेंटेड टुमारो। रिपेंट मतलब होता है अफसोस करना, फॉर योर मिसडीड्स, गलतियों के लिए। तुम कल अफसोस करोगे अपनी गलतियों के लिए। यू शैल, देखो शैल का इस्तेमाल किया गया है ना, लीगल टर्म तो था नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले विल यूज करेंगे। और दूसरा, विल रिपेंटेड नहीं होगा, विल रिपेंट होगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा
बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही फॉर्म क्या है? सही फॉर्म है यू शैल रिपेंट, सॉरी यू विल रिपेंट। नेक्स्ट, टुनटुन एंड हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, डांस यहां का वर्ब है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, किसके लिए आता है? नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो लिखा है टुनटुन एंड हर फ्रेंड्स। क्या ये टुनटुन और हर फ्रेंड्स के लिए बोल रहा था ब्यूटीफुल? नहीं नहीं जी, ये आ रहा था डांस के लिए। ये तरीका बता रहा था कि डांस कैसे किया। अगर तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है, इसका मतलब ये तो एडवर्ब होना चाहिए। एडवर्ब कैसे बना सकते हैं? एलवाई लगा के। तो क्या करना पड़ेगा? ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल एरर है, इसके जगह पे ब्यूटीफुली होगा। क्वेश्चन नंबर 77 ट्राई करिए। मैं जरा पानी पी लूं। चलो, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 77, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूस। फाइट जो है किसके किसके बीच में? कोबरा और मोंगूस के बीच में। इज अ क्लासिक ड्रामा, ये एक क्लासिक ड्रामा है। ऑफन सीन इन इंडिया, जिसे भारत में आमतौर पर देखा जाता है। एंड द आउटकम, और जो रिजल्ट है, वॉज लार्जली द सेम, और जो इसका रिजल्ट है वो आमतौर पर सेम ही आता था। ये क्या हो गया? सेंटेंस का टेंस ही चेंज हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे थे फाइट की, जो कि एक क्लासिकल ड्रामा है। यहां पे इज का इस्तेमाल किया गया, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, ऑफन सीन बोला गया, प्राय देखा जाता है, मतलब प्राय ये लड़ाई होती है, प्राय लड़ाई होती है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है। तो आउटकम वॉज लार्जली द सेम नहीं होगा, आउटकम इज लार्जली द सेम होगा। पूरी की पूरी घटना प्रेजेंट टेंस की। इसमें एक वीक एरर और भी है। द फाइट ऑफ द कोबरा से ज्यादा अच्छा होता अगर हम यूज करते द फाइट बिटवीन द कोबरा, क्योंकि यहाँ पे एंड भी यूज किया गया है कंजंक्शन के तौर पर। बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा एरर नहीं, इग्नोर किया जा सकता था। 78, द स्नैप 10A नाम है किसी चीज का, वॉज लॉन्च्ड ऑन 3 अप्रैल 1965। स्नैप 10A को लॉन्च किया गया था 3 अप्रैल 1965 को ऑन अ एटलस एजेना डी रॉकेट, ऑन अ एटलस अजेना डी रॉकेट। देखो, दो चीजें हो सकती है, या तो ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, किसी रॉकेट का नाम है। अगर ये किसी खास रॉकेट का नाम है और एक ही चीज को अगर ये सिंबलाइज कर रहा है, फिर यहां पे ए आर्टिकल नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर ये खास आर्टिकल नहीं है और आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, या सेंटेंस इसको ट्रीट कर रहा है एज अ कॉमन नाउन, कि यार ऐसे बड़े सारे रॉकेट हैं एटलस एजेना नाम के, उसमें से एक, तो भी यहां पे ए नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए, क्योंकि आप जो नाउन यूज कर रहे हो वो वॉवेल से स्टार्ट। किसी भी हालत में एरर यहां पर है, ए नहीं होना चाहिए, या तो ए को रिमूव करना पड़ेगा या तो यहां पे एन लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 79, इट इज सेड दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ऐसा कहा जाता है कि किस्मत हमेशा साहसी का साथ देती है। इट इज सेड दैट, दैट कंजंक्शन है, फॉर्च्यून यहां का सब्जेक्ट था, फेवर यहां का वर्ब था। जरा फेवर की फैमिली देख ले। मैं लिख रहा हूं फेवर, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला। नंबर क्या होगा इसका? सॉरी, टेंस क्या होगा? प्रेजेंट। और नंबर क्या होगा? प्लूरल। सब्जेक्ट क्या था? फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब किस्मत। क्या आप गिन सकते हैं किस्मत को? नहीं। इसका मतलब ये तो हमेशा सिंगुलर होगा। अब सीन ये बन रहा है कि जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो प्लूरल है, जो सब्जेक्ट हमारा था वो सिंगुलर है। तो गलत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गलत होगा। फेवर होना चाहिए कि फेवर्स होना चाहिए? जवाब है फेवर्स होना चाहिए। एरर कौन से पार्ट में होगा? एरर है, आंसर है 1, एरर है सी पार्ट में। फेवर की जगह पे फेवर्स यूज करेंगे। नेक्स्ट, दिस कार इज लेसर एक्सपेंसिव देन द वन आई हैड कम टू बाय। मैं जो कार लेने आया हूं, ये कार उससे कम महंगी है। लेसर एक्सपेंसिव। देखो, आप क्या यूज करना चाह रहे थे? लिटिल, लेस और लीस्ट। ये कॉम्परेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। लिखा है दिस कार इज लेसर एक्सपेंसिव, गलत है कि नहीं? कॉम्परेटिव यूज करना चाह रहे तो क्या यूज करेंगे? दिस कार इज लेस एक्सपेंसिव देन द वन आई हैड कम टू बाय। हालांकि यहां पे हैड कम भी नहीं होना चाहिए था, केम टू बाय होना चाहिए था, क्योंकि दो घटनाएं पास्ट के जिक्र नहीं किया गया था, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, पता नहीं ऐसे ऐसा क्यों करती है कोई ना, बड़ा मस्त माल फूक के क्वेश्चन सेट करता है।
कि 2-3 एरर दे दिया, स्टूडेंट्स पागल हो रहे हैं किसमें से कौन सा एरर होगा। कुछ बच्चे तो यहां भी मार के आएंगे, क्योंकि लेसर अपने आप में भी एक वर्ड होता है, जिन्हें नहीं पता। लेसर का मतलब होता है कम, ठीक है, अपने आप में एक वर्ड होता है। तो बहुत लोग इसको सही करके यहां एरर मार के आएंगे, फिर क्वेश्चन चैलेंज हो गया, मार्क्स मिलेगा सबको। पता नहीं ऐसा क्यों करते। 81, द लिटिल चाइल्ड रोट हिज नेम क्विक ऑन द वॉल। द लिटिल चाइल्ड, छोटे बच्चे ने अपना नाम लिखा तेज दीवार पर। तेज नाम लिखा कि तेजी से नाम लिखा। क्विक जो टर्म यहां पे यूज किया गया वो एक एडजेक्टिव होता है, जैसे कि क्विक मूव। मूव क्या था? नाउन था। कैसा मूव था? क्विक मूव था। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चा क्विक है? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे ने कैसे नाम लिखा। इसका मतलब हम जो टर्म ढूंढ रहे हैं ये रोट के लिए लगाना चाह रहे हैं। अगर हम रोट के लिए लगाना चाह रहे हैं तो ये एक एडजेक्टिव कर सकता है कि एडवर्ब कर सकता है? ऑब्वियसली एक एडवर्ब कर सकता है। तो हम एक एडवर्ब कैसे बना सकते हैं? जहां पे क्विक लिखा हुआ इसके आगे एलवाई लगा दे और क्या बना दे? इसको क्विकली बना दे। तो आंसर क्या होगा? क्विकली होगा कि नहीं होगा? 82, सोहन इज द ओल्डर ब्रदर ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। सोहन इज द ओल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर या ओल्डर ब्रदर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि जहां पे सिबलिंग्स की बात होती है वहां पे एल्डर टर्म का यूज कीजिए। इसका मतलब ओल्डर ब्रदर नहीं होगा, एल्डर ब्रदर होगा। नेक्स्ट, व्हेन आई बॉट द बुक, आई सब्जेक्ट, बॉट वर्ब का दूसरा फॉर्म, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। द बुक ऑब्जेक्ट है, व्हेन आई बॉट द बुक, आई सब्जेक्ट, थॉट पास्ट टेंस है। कौन सा फॉर्म वर्ब का? दूसरा। आई थॉट इट विल बी, क्या होना चाहिए? इट वुड बी। ये पास्ट, तो ये भी पास्ट। विल की जगह पे क्या होगा? वुड होगा। माई टीचर टोल्ड मी, टोल्ड क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में है। लिखा है कि माई टीचर टोल्ड मी दैट कंजंक्शन ऑल दैट ग्लिटर्स। ऑल यहां का सब्जेक्ट है, लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चीज जो चमकती है। ग्लिटर्स यहां का वर्ब है, कौन से फॉर्म में? वर्ब का 5वां फॉर्म है, ठीक है। टेंस क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स वॉज नॉट गोल्ड, क्या लिखा हुआ है? वॉज नॉट गोल्ड, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। अब यहां पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये पास्ट टेंस में था, ये पास्ट टेंस में है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि माई टीचर टोल्ड मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स को चेंज करके ग्लिटर्ड कर दें और ये कर दें कि ऑल दैट ग्लिटर्ड वॉज नॉट गोल्ड? कर सकते? ग्लिटर्ड कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक रूल आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ को लिखो या जनरल ट्रूथ को लिखो तो नो मैटर उसका प्रिंसिपल क्लॉज किस में है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। नो मैटर प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में है, ये हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और जनरल ट्रूथ है। ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट में तभी तो उसको यूनिवर्सल कहते हैं। जो आज सत्य है हमेशा सत्य होगा। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये हमेशा से सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। इसका मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स, ये ग्लिटर्स तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट हम वॉल्स को चेंज करके इज बना देंगे और लिख देंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 85, वी थिंक ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज फिक्स्ड। हम ये सोचते हैं कि जो प्राचीन इतिहास है, बीता हुआ इतिहास है दुनिया का, वो फिक्स्ड है। बट कंजंक्शन ऑफ द फ्यूचर एज अनडिसाइडेड, और हम ये सोचते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो अनडिसाइडेड है, उसको अभी तक किसी ने डिसाइड नहीं किया है। एंड ओपन टू और वो खुली है। अ वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज, एरर मिल गया। वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, वेल्थ ओएफ ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब एक खजाना छुपा है हमारे भविष्य में पॉसिबिलिटीज की। भविष्य किसने देखा है? कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तो एक खजाना छुपा है। सो वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा, OFF नहीं होगा। हालांकि फिर से वही बात, एसएससी फिर से माल फूक के बैठी है। इसमें 2 एरर। एक और एरर क्या है? पास्ट हिस्ट्री सुपरफ्लुअस है। सोचो बीता हुआ इतिहास क्या हो यार, जो बीत गया उसे ही तो इतिहास कहते हैं। तो पास्ट हिस्ट्री कैसे होगा? या तो पास्ट बोलो या तो हिस्ट्री बोलो। सुपरफ्लुअस था यार, यहां पे भी एरर था। 86, व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, जब मैं हाई स्कूल में था। ध्यान देंगे वॉज लिखा हुआ है, सेंटेंस का टोन पास जा रहा है। लिखा हुआ है कि व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेटेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि हम अभी पास्ट की ही बात कर रहे हैं। आई participated in several extracurricular activities such as the debate team and the school newspaper, जैसे कि debate team और school newspaper which help
वर्ब का पहला फॉर्म, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। एरर मिला, आप हाई स्कूल में थे, पास्ट की बात है, आपने पार्टिसिपेट किया, पास्ट की बात है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में उसने मदद प्राचीन वक्त में, पहले वक्त में किया ना, पहले खेले, पहले पार्टिसिपेट किया, तो अब कैसे मदद करेगा? ये सारी की सारी घटना पास्ट की है, तो हेल्प नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होना चाहिए? हेल्प होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए। ठीक है, एरर मिला क्या? आगे बढ़ेंगे। 87, हेनरी इज नोन एज एन एक्सीलेंट राइटर। हेनरी को एक बहुत ही अच्छा राइटर माना जाता है। एंड गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश, और इंग्लिश का अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है। क्या टर्म यूज किया गया है? कम्युनिकेटर। क्या हम कम्युनिकेटर को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। इसका मतलब ये एक काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर में यूज हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा था कि इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहां लिखना पड़ेगा अ गुड कम्युनिकेटर। दूसरी बात, यहां राइटर के लिए आपने, चूंकि वो काउंटेबल था, आपने एन यूज किया था, तो कम्युनिकेटर के लिए भी तो आपको कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। वरना पता है क्या होगा? वरना ये एन आर्टिकल राइटर के लिए भी आएगा, मतलब एक्सीलेंट के लिए भी आएगा और गुड के लिए भी आ जाएगा, जो कि गड़बड़ है। इसलिए हमें यहाँ पे अपना एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। वन ऑफ माई ब्रदर्स राइट नोवेल्स फॉर लीजर। फॉर लीजर का मतलब होता है फ्री टाइम, यहां लिखा हुआ है। फॉर लीजर का मतलब होता है फ्री वक्त में। वन ऑफ माई ब्रदर्स, एक रूल हमने पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होता है। सो वन ऑफ माई ब्रदर्स, नाउन तो प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। राइट क्या है? यहाँ का वर्ब है। अगर हम देखें तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है, इसका मतलब ये प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट क्या था? वन, जो कि बाय नेचर क्या है? सिंगुलर। तो वन है सिंगुलर, राइट है प्लूरल। सही है क्या? गलत है। पूरा फॉर्म क्या है? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत सारी किताबों में लिखा मिल जाएगा कि वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। तो हम राइट नहीं करेंगे, हम इसके जगह पे राइट्स कर लेंगे। 89, तुषार इज जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स। रटा रटाया एरर है। जूनियर अपने बाद हमेशा टू लेता है, देन नहीं। सो तुषार इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। और भी ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि सीनियर टू होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इन सब के बाद हमेशा टू लगेगा, ठीक है। सो सीनियर टू होता है, जूनियर टू होता है, सुपीरियर पोस्ट में ऊपर टू होता है, इंफीरियर पोस्ट में नीचे टू होता है, प्रायर पहले टू, इसके बाद लगेगा पोस्टीरियर मतलब होता है पिछला, एंटीरियर मतलब होता है अगला, इनके बाद भी टू लगेगा, प्रीफरेबल के बाद टू लगेगा। सो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, याद रखना IOR वाले वर्ड्स हैं ये सारे के सारे, IOR और प्रीफरेबल एक्स्ट्रा, इन सब के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, देन का नहीं। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन हमें देन लगा के दिया जाएगा। इट इज अ स्टेट ऑफ केओस। केओस मतलब होता है अस्त व्यस्तता। तो एक स्टेट, एक अवस्था है अस्त व्यस्तता की। सिंस द चेयरमैन रिजाइंड, अगेन यहां पे सिंस का इस्तेमाल किया गया है। हमने क्या पढ़ा था? सिंस या फॉर बताया जाए और इसके बाद कोई इवेंट बताया जाए टाइम का, तो ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन जनरल बनेगा। तो लिखा है कि इट इज अ स्टेट ऑफ केओस। एरर है यहां पर, क्या करेंगे? इट हैज बिन अ स्टेट ऑफ केओस, ठीक है, कि एक अवस्था है केओस की। क्लियर? नेक्स्ट, बाय द टाइम आई टर्न 30, मतलब जब तक मैं 30 साल का होऊंगा, आई वुड हैड विजिटेड एवरी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया हर कॉन्टिनेंट घूम चुका हूंगा, एंड हैव गेन्ड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और एक भंडार जमा कर चुका हूंगा अपने पास नॉलेज और एक्सपीरियंस का। लिखा हुआ है आई वुड हैड। एरर है या नहीं है? कैसे एरर है? हमने पढ़ा है कि हर मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो वुड के बाद हैड नहीं लगना चाहिए, वुड के बाद क्या लगना चाहिए? हैव, क्योंकि हैव का फॉर्म कैसे चलता है? बेस फॉर्म होता है हैव, V1 होता है हैव, V2 है हैड, V3 है हैड, V4 है हैविंग और V5 है हैज। ऐसे चलता है। हमें बेस फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म क्या होता है? हैव। पर अभी अगर हम इसको वुड हैव भी कर देते हैं फिर भी एरर होगा। क्या एरर होगा? मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। वुड हैव का इस्तेमाल आमतौर पर कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है, सुपरफ्लुअस जगह, माफ कीजिएगा, हाइपोथेटिकल जगह पे किया जाता है, वैसी चीजों को बताने के लिए जो कि कभी नहीं हुई, हो सकती थी। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं 30 का हूंगा मैं दुनिया घूम चुका हूंगा, मैं सर्टेन हूं उस बारे में।
तो अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं जिसके होने की संभावना बिल्कुल है, तो मैं विल हैव यूज करूंगा। सो आई विल हैव विजिटेड एवरी कॉन्टिनेंट, वुड हैड को हटा। 92, दिस फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग अ 5 ईयर वारंटी। ये फ्रिज 5 साल की वारंटी के साथ आता है। तो आपने एड्स में देखा होगा, दिस फ्रिज कम्स विथ अ वारंटी। किसी चीज का किसी चीज के साथ आने को कम्स विथ कहते हैं, कम्स इंक्लूडिंग नहीं कहते। ठीक है, नेक्स्ट, द स्कूल शैल रीओपन आफ्टर समर वेकेशंस 1 मंथ। शैल एक मॉडल है, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगता है। सो रीओपन नहीं होगा, रीओपन होगा। नेक्स्ट 94, विथ क्लाउड स्ट्रीमिंग के साथ पीपल कैन प्ले गेम्स फ्रॉम अ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। सही है क्या? फ्रॉम अ इंटरनेट नहीं, इंटरनेट किससे स्टार्ट हो रहा है? आई के साउंड से, जो कि एक वॉवेल का साउंड है, तो अ नहीं लगेगा। सही फॉर्म क्या है कि फ्रॉम एन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। क्लियर है? नेक्स्ट, द टीम प्लेड रियली वेल बट दे लूज द गेम इन फाइनल मिनट्स। लिखा हुआ है द टीम प्लेड। प्लेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। द टीम प्लेड रियली वेल बट दे लूज, लूज वर्ब का पहला फॉर्म है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। अच्छा, V1 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए, ऐसी घटना जो कि हमेशा होती है। तो टीम ने अच्छा खेला पर वो हमेशा हार जाती है फाइनल मिनट्स में। जब टीम ने अच्छा खेला, आप एक बार की बात कर रहे हो जो टीम अच्छा खेली, तो ये भी तो एक ही बार की बात होगी ना। ये परमानेंट कंडीशन, परमानेंट सिचुएशन में कैसे रहेगा? परमानेंट स्टेट में कैसे रहेगा? इसका मतलब यहां पे लूज नहीं होगा, क्या होगा? लॉस्ट होगा। दोनों साइड से एरर है, ये पास्ट तो ये पास्ट, इस लॉजिक से बना लो। या ये परमानेंट सिचुएशन को शो कर रहा है जबकि ये वन टाइम इवेंट है, वैसे बना लो जैसे आपको ठीक लगे, एरर तो वहीं पर है। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूट हैव बीन डिवाइडेड। सब्जेक्ट क्या है? द इंस्टीट्यूट। वर्ब क्या है? हैव। हैव प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, जबकि सब्जेक्ट जो इंस्टीट्यूट है वो सिंगुलर है। तो हम लोग वर्ब भी क्या करेंगे? हैज यूज करेंगे। हैव को हटा के यहाँ पे हैज होगा। क्लियर है? टू मच सीरियसनेस, टू मच नहीं होता साहब, TOO टू मच होता है, जिसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। सो टू मच सीरियसनेस हार्डन्स द वर्ल्ड। जरूरत से ज्यादा सीरियसनेस दुनिया को सख्त बना देती है। पिनिंग इट डाउन विथ रूल्स, और उसको रोक देती है, थाम लेती है सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। तो यहाँ पे टू मच का इस्तेमाल होना चाहिए था, यहाँ पे TO वाला टू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट, द बॉय हुज द सिस्टर इज इल हैज लेफ्ट। वो लड़का जिसकी बहन बीमार थी चला गया। द बॉय हुज। अच्छा, ये जो हुज यहां पे लिखा हुआ है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए ना हमें, क्योंकि ये एक डिटर्मिनर है, या ऐसे बोले पॉजेसिव प्रोनाउन है। आपने सुना होगा, द मैन हुज वॉलेट वॉज लॉस्ट। वो आदमी, लॉस्ट, वो आदमी जिसका पर्स खो गया था, जिसकी वॉलेट खो गई थी। तो हुज के बाद आपने क्या लगाया? वॉलेट। ये क्या है? एक नाउन है। तो हुज के बाद क्या आना चाहिए था? हमेशा एक नाउन। यहां लिखा हुआ है द बॉयज हुज डज। हालांकि आपने इसको पढ़ के ये आंसर कर लिया होगा, सर पढ़ने में अटपटा लग रहा है, पर मैं रीजन बता दे रहा हूं। इसके बाद एक नाउन आता है। सो द बॉय हुज सिस्टर इज इल। नेक्स्ट, इफ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट। अगर उसने अनाउंसमेंट पे ध्यान दिया होता, ही हैड नॉट मिस द ट्रेन। वो ट्रेन मिस नहीं करता। इसका मतलब वो ट्रेन मिस कर चुका, और मिस करने के बाद आप उसे कह रहे हो, इसका मतलब ये थर्ड कंडीशनल की बात है। और स्ट्रक्चर क्या होता है लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड का इस्तेमाल इफ क्लॉज में, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। आ जाओ, इफ के बाद हैड लगेगा, हैड के बाद V3 लगेगा, यहां तक तो ठीक है। ही के बाद क्या लगना चाहिए था? वुड हैव। यहां क्या लिखा हुआ है? हैड, तो एरर होगा। क्या करेंगे? वुड हैव का इस्तेमाल यहां पे कर लेंगे। ठीक है, सो वुड नॉट हैव होगा, ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 100, द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट विथ अ चिंप बिफोर ऑर्बिटिंग अ एस्ट्रोनॉट इन अ मर्क्यूरी कैप्सूल। लिखा है स्पेस एजेंसी जो है वो चाहती थी कि वो एक चिंप के साथ ट्राई कर ले, इससे पहले कि वो एक एस्ट्रोनॉट को मर्क्यूरी कैप्सूल में डाल के भेजती। सो एक एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है, यहां पे लिखा है अ एस्ट्रोनॉट। अ एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का साउंड एक वॉवेल के साउंड से शुरू हो रहा है, अ नहीं होगा, क्या होगा? एन एस्ट्रोनॉट। क्लियर है? नेक्स्ट,
शी हैज बॉट अ कार 2 years ago. उसने 2 साल पहले एक कार खरीदी. वही वाली बात है जो हमने यस्टरडे के साथ देखा था. कोई भी ऐसी घटना जो बीत चुकी हो, जब घटना बीत चुकी तो उसको V2 में लिखो ना. तो शी हैज बॉट नहीं होगा, शी बॉट अ कार 2 years ago. ऐसे क्वेश्चन सब पहले कर चुके, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा इसमें. माई फादर टोल्ड मी दैट इन हिज चाइल्डहुड. मेरे पिता ने कहा, टोल्ड लिखा है, पास्ट की बात है, कि मेरे पिता ने कहा कि उनके बचपन में ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे. वो हर दिन स्कूल पैदल चलकर जा रहे थे. देखो ये ना एक पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात है कि वो जाया करते थे. जैसे मैं रोज स्कूल पैदल जाता हूं, ये प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन. वो पैदल जाया करते थे, ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन. अगर हम पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो उसको दो तरीके से दर्शाया जा सकता है. या तो हम यूज टू का इस्तेमाल करें या तो हम बी टू का इस्तेमाल करें. जैसे आई यूज टू वर्क देयर, मैं वहां काम किया करता था. या फिर आई वर्क देयर, मैं वहां काम किया करता था. ये दोनों पास्ट के हैबिचुअल एक्शन है. मैं इन दोनों तरीके से लिख सकता हूं. पर इन दोनों तरीके में कहीं पे भी आईएनजी इन्वॉल्व नहीं होता. इसका मतलब यह है कि ये जो लिखा था आई वॉज वॉकिंग, ये तो गलत है ना. ये तो पास्ट के किसी वर्क पे जो कॉन्टिन्यूटी है उसको शो करने के लिए यूज किया जा रहा है. तो ये तो गलत हो जाएगा. मैं क्या कह सकता हूं, या तो मैं बोलूं आई यूज टू वॉक टू स्कूल एवरी डे, वॉक टू स्कूल एवरी डे, या तो मैं बोलूं कि आई वॉकड टू स्कूल एवरी डे. इन दोनों में से कोई भी आंसर होगा. ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर 103. 103 क्या बोल रहा हूं मैं, 103, 103. रवि विल गो टू द इंग्लैंड. ठीक है यार, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा. प्रॉपर नाउन है, इसके आगे द नहीं लगता. किसी किसी देश के आगे द लगता है, जैसे कि द यूएस बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम. पर आमतौर पर बाकी देशों के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता. हम द इंडिया, द पाकिस्तान, द इंग्लैंड नहीं कह सकते. नेक्स्ट, माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू लंच होस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेसिडेंस. इसी वीडियो के शुरुआती कुछ क्वेश्चन में हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हम कभी ब्रेकफास्ट की बात करें, अगर हम लंच की बात करें, डिनर की बात करें, तो इनके साथ आमतौर पर आर्टिकल को अवॉइड किया जाता है. हम द ब्रेकफास्ट या द लंच या अ ब्रेकफास्ट या अ लंच नहीं कहते. पर तभी एक और बात मैंने कही थी कि जब हम किसी स्पेसिफिक लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो वहां पे द अलाउड है. क्वेश्चन देख लो, लिखा है माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू लंच. मेरे डॉटर को लंच में इन्वाइट किया गया. अगर हम यही फुल स्टॉप मार देते, अगर सेंटेंस यही खत्म हो जाता तो सेंटेंस नो एरर होता. पर यह लिखा था होस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेसिडेंस, जो गवर्नर ने अपने घर पे होस्ट किया था. अब ये जो सेंटेंस है, इससे ये चीज स्पेसिफिक हो गई कि मैं किस लंच की बात कर रहा हूं. मैं उस लंच की बात कर रहा हूं जो होस्ट ने, जो गवर्नर ने अपने घर पे होस्ट किया था. और जब ये चीजें स्पेसिफिक हो जाती है, आर्टिकल अलाउड है. रूल में हमने पढ़ा था. इसका मतलब माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू द लंच होस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेसिडेंस. क्वेश्चन नंबर 105. इफ यू वर्क हार्ड यू सिक्योर गुड मार्क्स. ये कंडीशनल सेंटेंस 1 का फॉर्म है. उसमें हम बात करते हैं ऐसे किसी चीज की जिसके फ्यूचर में होने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है. अगर किसी घटना के फ्यूचर में होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी हो तो उसे कंडीशनल सेंटेंस 1 में लिखा जाता है. सो लिखा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ये तो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है ना. अगर तुम मेहनत करोगे, तुमने अभी किया नहीं है, अगर करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे. तो कंडीशनल सेंटेंस 1 है. और कंडीशनल सेंटेंस 1 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म और आगे की चीजें. इसका मतलब यह है इफ वाले क्लॉज में V1 या V5 लगेगा, इफ वाले क्लॉज में V1 लगेगा, मेन क्लॉज में विल प्लस बेस फॉर्म. मेन क्लॉज में यहां बेस फॉर्म तो है, विल कहां है, एरर है या नहीं है. तो क्या हो जाएगा, यू विल सिक्योर गुड मार्क्स. उम्मीद करता हूं क्लियर है. अब अगर यहां तक आप आ गए हो, मानकर चलो कि आपने मोटा मोटा सारे रूल्स रिवाइज कर लिए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जल्दी से बताना कि कितने करेक्ट हुए. इस जैसे ही वीडियो देखना खत्म करूं, बताना कितने करेक्ट किए आपने. साथ ही साथ में यह भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस किस्म की इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, और कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आप वीडियो चाहते हो. ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई करूं या ना करूं, समय नहीं बचता तो मैं रिप्लाई बहुत बार नहीं कर पाता, पर यकीन रखो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनाऊं. तो जो भी वीडियो आपको चाहिए आप बताना. साथ ही साथ में ये भी बताना कि क्लासेस कैसे लग रहे हैं, कहां मैं और इंप्रूव कर सकता हूं.
सबके रिव्यूज, सबका क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली हमेशा वेलकम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आएंगे क्वेश्चन नंबर 106 पे। ये हमारे पीडीएफ का लास्ट सवाल है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करके आपको करेक्ट आंसर भी बता दूंगा, या फिर मैं पिन कर दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं पिन कर दूंगा आंसर। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसे और भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, पूरी की पूरी एरर सीरीज बना रखी है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। आपको एंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा उस पूरे के पूरे जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है उसका, उसमें 2-2 घंटे के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। जाओ, देखो, सीखो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।